हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी पता है, लॉकडाउन के इस टाइम पे हमारे यूट्यूब चैनल पे ITI सेकेंड ईयर की क्लासेस लगातार प्रोवाइड की जा रही है। मैंने काफ़ी सारे मेरे पे कमेंट आई थी कि सर ITI फर्स्ट ईयर की क्लास ओपन करो, इसलिए मैंने एक लाइव सेशन आपके एक क्लास में कल किया था, बट काफ़ी कम लोग आए थे इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अब मैं ऑफलाइन वो क्लासें अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। लाइव नहीं आएंगे बट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। आप वीडियो देखिए, बताइएगा कि आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे आपको क्लासेस कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। अगर कोई भी कमी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ सेल एंड बैटरी के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। अब आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। एक छोटा बहुत न्यूमेरिकल थे, हम आगे देखेंगे। आज हमारी क्लास स्टार्ट होगी फैराडे के वैद्युतिक अपघटन संबंधित नियम से, ठीक है। यहाँ से आज की हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलिए देखिए, माइकल फैराडे हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिकल के नियम दिए हैं दो, ठीक है, जिन्हें फैराडे का प्रथम तथा द्वितीय नियम भी कहते हैं। बट फैराडे ने केमिकल रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड भी कुछ नियम दिए हैं, ठीक है। तो इन्होंने टोटल 2 लॉ दिए हैं। माइकल तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बताइए माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित कितने नियम दिए हैं। तो टोटल कितने नियम दिए हैं? 2 नियम माइकल फैराडे ने दिए हैं। चलिए, अब ये 2 नियम कौन कौन से हैं? तो पहला लॉ क्या कहता है, देखिए, यदि किसी इलेक्ट्रोड पर, कोई भी इलेक्ट्रोड है, उस पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान यानी उसमें से कितना मटेरियल है, इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने फ्री हुए हैं, उसका द्रव्यमान यानी कि वजन, विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा, उसका वेट है, और वो विलयन में से कितनी विद्युत मात्रा प्रवाहित हुई है और कितने समय के लिए हुई है, उसके अनुपाती होता है। यानी कि जो मास है आपके इलेक्ट्रोड का, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? आपका जो करंट फ्लो हुई है और कितने समय के लिए हुई, यानी कि M इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। जैसे ही प्रोपोर्शनली का साइन हटेगा तो आपका एक कांस्टेंट आएगा जो कि होता है Z, ठीक है। अभी Z मैंने कल आपको बताया था ना, देखो Z क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसे कि Z से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट लॉ। अगर किसी भी इलेक्ट्रोड पर आप मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान और उसमें से प्रवाहित की गई करंट और कितने समय के लिए, उसके जो फॉर्मूला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फैराडे का प्रथम नियम। देखिए, आपको बता दें मैंने, M क्या है? मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, I करंट है और T समय है, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। इस तरह से कुछ फॉर्मूला। अब मान लिए I एम्पियर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हुई 1 सेकंड के लिए। M इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि द्रव्यमान किसके समानता बराबर हो गया? विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। चलिए, तो आपसे कई बार ये पूछ लेता है M इजिकल टू Z, बताइए ये कौन सा नियम है? फैराडे का प्रथम, द्वितीय, इनमें से कोई नहीं है दोनों, तो आप क्या टिक करोगे? प्रथम नियम है। अगली चीज़ देखो, यदि विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स, अब इलेक्ट्रोलाइट्स पहले तो एक था, अब मैंने क्या करा, अलग अलग तरह के कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, इनमें से एक ही समय में, सभी इलेक्ट्रोलाइट में एक ही समय में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान, अब जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें से अलग अलग द्रव्यमान का विद्युत अपघटन होगा, उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। जो उनका रासायनिक तुल्यांक था उसके अनुपाती होता है। जेड था क्या था? विद्युत रासायनिक तुल्यांक था, बट यहाँ हम बात करेंगे रासायनिक तुल्यांक की, जिसका फॉर्मूला मैंने अलग से बताया था आपको, W, ठीक है। देखो, पहले का मास उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती, दूसरे के तीसरे का। तो इस तरीके से मैं टेबल फॉर्म में निकाल सकता हूँ, M1 इजिकल टू M2 इजिकल टू N2, और अपन में आ जाएगा W1 W2 W3। तो ये होता है आपका माइकल फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम और द्वितीय नियम, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कोई आया, यदि 2000 सेकंड समय में 0.5 एम्पियर DC विद्युत धारा, ठीक है, तो कितनी विद्युत धारा हो रही है? देखिए 0.5 200 सेकंड के लिए वोल्टामीटर, यानी कि वो जो बर्तन जिसमें हमारा विद्युत अपघटन होता है, मैं कैथोड पर 111.81 मिलीग्राम चांदी, ये आपको द्रव्यमान दे दिया है, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है, उसका द्रव्यमान दे दिया है। तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि Z, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z होता है। देखिए T, I और M दे रखा है, आपको फाइंड करना है Z। अब आपको पता है M इजिकल टू क्या होता है? M इजिकल टू ZIT होता है। अब अगर मुझे Z निकालना है तो मैं क्या करूँगा? M के नीचे IT को भेजूंगा, तो M अपॉन IT फॉर्मूला हो जाएगा। देखो, M की जगह ये वेट आ गया 111.81 मिलीग्राम है। मिली को मैं किस में लिखता हूँ? 10 की पावर 3। 0.5 की जगह 0.5 एम्पियर, 200 सेकंड की जगह 200 सेकंड, तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 1.1181 मिलीग्राम पर कूलम। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी फॉर्मूला M इजिकल टू IT और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो Z आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है।
सबसे पहले इसका एप्लीकेशन आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। विद्युत लेपन पढ़ाया था, अब विद्युत लेपन होता क्या है, तो किसी धातु या अन्य धातु की बारीक परत को चढ़ाना या लेपन करना विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है, सो किसी भी धातु पर या अन्य धातु की बारीक परत चढ़ाना है ना, कोई भी मेटल है उस पर दूसरा मेटल चढ़ाने की क्रिया को ही धातु लेपन कहते हैं, यानी कि विद्युत लेपन। अब इसका मौलिक सिद्धांत क्या है वो देख लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल एक्चुअली में लवणों के घोल में डीसी करंट प्रोवाइड करने पर, ठीक है, अब लवण क्या होते हैं, जो भी सॉल्ट है अलग अलग तरह के, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन है अलग अलग तरह के घोल में डीसी प्रोवाइड करने पर धातुओं को लवणों से पृथक किया जाता है ना। अब अलग अलग सॉल्ट में अलग अलग मेटल होते हैं, सो जैसे हम किसी भी घोल में डीसी करंट फ्लो कराते हैं उसमें से लवण अलग हो जाता है और सॉल्यूशन अलग हो जाता है। तो लवण से पृथक की गई धातु को, अब जो लवण है उसमें से धातु अलग हुई है, किसी अन्य धातु पर पतली परत के रूप में चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सो सॉल्यूशन यानी कि सॉल्ट, जिसे लवण को हम सॉल्ट कहते हैं इंग्लिश में, सो सॉल्ट में से जो भी करंट अलग होती है उसे किसी अन्य धातु पर पतली परत के रूप में चढ़ाया जा सकता है और इसी क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताइए विद्युत लेपन में कौन सा धातु दूसरी परत पर चढ़ाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट चढ़ाया जाता है, मतलब सॉल्ट में से हम लोग लवण अलग यानी कि धातु अलग कर लेते हैं। लोहा, पीतल आदि से बनी वस्तुओं की सतह को वातावरण के प्रभावों से सुरक्षित रखने और उन्हें चमकदार बनाने के लिए उस पर क्षरणरोधी यानी कि नोबल मेटल की परत चढ़ाना ही विद्युत लेपन कहलाता है। और विद्युत लेपन कैसे बनता है, किसी भी सॉल्ट में अगर मैं डीसी करंट फ्लो कराऊंगा तो सॉल्यूशन जो है लिक्विड वो अलग हो जाएगा और उसमें से मेटल अलग हो जाएगा और उस मेटल को फिर मैं किसी भी अन्य धातु पर चढ़ा दूंगा, इसे ही विद्युत लेपन कहा जाता है। क्योंकि विद्युत का इस्तेमाल करके मैंने मेटल अलग किया है और उसके बाद मैं उसे चढ़ाऊंगा। उदाहरण के लिए देखिए, पीतल की वस्तु पर चांदी की परत चढ़ाने के लिए, अब अगर कोई पीतल की वस्तु है उस पर मुझे चांदी चढ़ाना है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में क्या करा मैंने, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में चांदी की प्लेट को एनोड के रूप में लटकाया। तो एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स भेजता है, करंट भेजता है। ठीक है, और पीतल की वस्तु को कैथोड, और कैथोड निकालता है। ठीक है, कैथोड के रूप में संयोजित किया। अब विद्युत लेपन की जाने वाली वस्तु को रेत से साफ कर दिया। तो जो पीतल का था मेरा कैथोड, उसको मैंने आराम से अच्छे से साफ कर दिया। कास्टिक सोडे के घोल में डाला जाता है। अब इसको क्या करा, कास्टिक सोडे के घोल में डाल दिया, जिससे कि वस्तु की चिकनाई दूर हो जाती है और फिर उसे साफ जल से धोकर इलेक्ट्रोलाइट में, सो जिसको भी आप लटका रहे हो पहले उसे अच्छे से साफ कर लो। चाहो तो आप डिटर्जेंट वगैरह से धो, कास्टिक सोडा से धो, किसी से भी धो के एकदम प्योरली उसे साफ कर लेना है। अब सिल्वर नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम साइनाइड की कुछ मात्रा में लाकर उत्प्रेरक के रूप में डाला जाता है। अब एनोड व कैथोड को डीसी सोर्स से संयोजित करके घोल में कुछ मिनटों के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, कौन सी धारा, डीसी। अच्छी परत जमाने के लिए विद्युत धारा का मान, अब अगर आपको अच्छे से वो लेयर उस पर चढ़ानी है तो आपको करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम रखनी पड़ेगी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताइए विद्युत लेपन की क्रिया में डीसी वोल्टेज का मान कितना रखा जाता है, करंट का मान बहुत कम रखा जाता है। वस्तु पर चांदी की परत चढ़ जाने के बाद बफरिंग क्रिया द्वारा वस्तु की सतह को चमकदार। दूसरा प्रश्न, बताइए विद्युत लेपन में किस चीज़ के द्वारा जो हमारी धातु होता है उसे चमकदार बनाया जाता है, तो बफरिंग की क्रिया करके वस्तु की सतह को चमकदार बनाया जाता है। देखिए ये आपका डायग्राम है, ठीक है, ये आपका जनरेटर लगा दिया, ठीक है, सब कुछ लगा दिया, रियोस्टेट लगा दिया। अब यहाँ पे आपका है एक पीतल की प्लेट और ये सिल्वर की प्लेट एनोड, और इसे कैथोड बना दिया, सिल्वर नाइट्रेट का घोल है। जैसे ही इसमें डीसी करंट फ्लो कराऊंगा क्या होगा, यहाँ से सिल्वर इस पर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से करंट आई और यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी चढ़ना और यहाँ से बाहर निकल जाती है करंट। क्लियर है ये चीज़, ठीक है, क्या ये चीज़ सबको क्लियर है? चलिए, सो इस तरह से विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि हम लाइव पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी तरह से पढ़ना है वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रो टाइपिंग। तो इलेक्ट्रो टाइपिंग भी बहुत आसान है, ठीक है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इस विधि में पहले अक्षरों को कंपोजिंग करके किसी पुस्तक में एक पूरे पृष्ठ का पाठ तैयार किया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे को इस विधि में क्या करा, अक्षरों की कंपोजिंग करके किसी पुस्तक की तरह एक पूरे पाठ्यक्रम पे तैयार किया जाता है। एक चैप्टर माने एक पेज पे सब कुछ आ गया। अब इस पर मोम या प्लास्टर ऑफ पेरिस की तह दबाकर उल्टी प्रतिलिपि तैयार की जाती है। अब क्या करेंगे, इस पर या तो मोम बिछा दिया या प्लास्टर ऑफ पेरिस की तह दबाकर उल्टी ने यानी नेगेटिव फोटोकॉपी। अब अगर उसको सीधे करके मैं उल्टा जमा दूंगा तो उस पर क्या होगा, नेगेटिव फोटोकॉपी तैयार हो जाएगी। अब इस प्रतिलिपि को चालक बनाने के लिए, अब ये जो प्रतिलिपि है, ठीक है, ये जो हमारा मटेरियल है, इसको अगर आपको कंडक्टिंग बनाना है तो उस पर क्या करेंगे, ग्रेफाइट का पाउडर छिड़क दिया जाता है। वह इस प्रतिलिपि को कॉपर सल्फेट के घोल में कैथोड से, अब ये जो प्रतिलिपि है इसे कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 मैंने आपको बताया था, जिसमें Cu पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव होता है, इसके घोल में लगा दिया जाता है कैथोड के साथ, और एनोड पर तांबे की प्लेट लटकाई जाती है। होता क्या है, इससे घोल में से डीसी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर तांबे का एक ब्लॉक,
अब कैथोड था जिस पे आपने वो पेपर लगाया था, उस पर क्या होता है, एक तांबे का ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, तैयार हो जाता है, जिसका उपयोग छपाई के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जो भी प्रिंट मटेरियल था जिस पे आपने कुछ लिखा था, उस पर क्या हुआ, तांबे का एक मेटल चढ़ गया। अब उस चीज़ का उपयोग, उस ब्लॉक का उपयोग आप किसी भी चीज़ की छपाई के लिए कर सकते हैं। तो वर्तमान में विद्युत मुद्रण का प्रचलन बहुत कम हो गया। ठीक है, ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते। इसका स्थान कंप्यूटर के द्वारा कंपोज किए जाने वाले मैटर की फोटो फिल्म में, यानी कि फ्लैक्स बनर होते हैं, आजकल आपने फ्लैक्स बनर होंगे, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। बट उससे पहले आपका क्या होता था, आप विद्युत मुद्रण यानी कि इलेक्ट्रो टाइपिंग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, बट अब इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो बता सकते हैं कि इलेक्ट्रो टाइपिंग में क्या किया जाता है, पहले कागज़ पर सारे अक्षर लिख लिए जाएंगे, फिर उसको कैथोड से कनेक्ट करके सॉल्यूशन में डुबाया जाएगा, और एनोड पे जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट है आपका, उसके थ्रू सारा कॉपर उस पर चढ़ जाएगा और फिर वो धातु का एक ब्लॉक बन जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, इलेक्ट्रो टाइपिंग। चलिए, अब धातु का शोधन, यानी कि कोई भी मेटल है उसको प्योरीफाई करना, किसी भी तरह से उसमें अशुद्धि मिटाना। इस स्थिति में अशुद्ध धातु की प्लेट को एनोड के रूप में, उसी धातु के, जब अशुद्ध धातु की कोई प्लेट है, उस प्लेट को एनोड के रूप में उसी धातु के किसी लवण के घोल में, ठीक है, वो ही सेम धातु का लवण होगा, घोल होगा, उसमें लटका दिया जाता है। अब कैथोड के रूप में शुद्ध धातु की, अब एनोड तो वो अशुद्ध धातु है, और कैथोड के रूप में मैंने शुद्ध धातु की प्लेट प्रयोग की। घोल में डीसी करंट फ्लो कराने पर शुद्ध धातु के कण कैथोड पर एकत्रित। अब जो एनो कैथोड के रूप में हमने क्या करा, शुद्ध धातु की प्लेट प्रयोग की, तो शुद्ध धातु के कण कैथोड पर एकत्रित होने लग जाते हैं। ठीक है, तथा अशुद्धियाँ एनोड पर ही रहती हैं। अब जितनी बार अशुद्धियाँ वो एनोड पर ही रहेंगी। इस प्रकार अशुद्ध धातु का शोधन संपन्न हो जाता है। इस प्रकार क्या हुआ, मेरे अशुद्ध धातु का शोधन, जो शोधन है, प्योरिफिकेशन, वो कंप्लीट हो चुका है। सो ये था आपका प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि धातु निष्कर्षण। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, अनेक धातु के उत्पादन के लिए वैद्युतिक अपघटन की विधि। ठीक है, धातु के उत्पादन के लिए क्या करते हैं हम, अलग अलग प्रकार की वैद्युतिक अपघटन की विधि अपनाते हैं। इस विधि में अयस्क को एनोड के रूप में, ध्यान रखिए, मेटल एक्सट्रैक्शन में अयस्क को एनोड के रूप में, और उत्पादन की जाने वाली धातु के किसी लवण का घोल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो जो भी आपको उत्पादन की जाने वाली धातु है, उसी के लवण का घोल हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। घोल में डीसी विद्युत धारा, अब ये जो घोल था हमारा, आपको पता है, सिर्फ इसमें डीसी करंट फ्लो कराने पर अयस्क में से वांछित धातु के कण घोल में से होते हुए कैथोड पर एकत्रित होने लग जाते हैं। ठीक है, घोल में पहले तैरेंगे, उसके बाद कैथोड पर एकत्रित हो जाएंगे, और इस प्रकार अयस्क से हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ हमारे पास 5 तरीके थे जिसके द्वारा मैं विद्युत अपघटन की अनुप्रयोग करता हूँ। ठीक है, अपघटन से होता क्या है, मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप कोई मेटल रखते हो तो उसमें उसके आयंस अलग अलग हो जाते हैं, पॉजिटिव आयंस अलग, नेगेटिव आयंस अलग। ठीक है, प्योर हो जाता है। तो सबसे पहले था आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, और सेकंड है इलेक्ट्रोटाइपिंग। तो ये कुछ 4 प्रकार के थे, है ना। नेक्स्ट आपका एक और है कैपेसिटर निर्माण। तो कैपेसिटर निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, कंस्ट्रक्ट अ कैपेसिटर, तो हाई कैपेसिटेंस मान वाले कैपेसिटर बनाने के लिए वैद्युतिक अपघटन प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, ये वैद्युतिक अपघटन की प्रक्रिया में कैपेसिटर के 2 प्लेट युग्म के बीच डाई इलेक्ट्रिक परत तैयार की जाती है। इस प्रकार के कैपेसिटर को डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। अब ये जो 2 इलेक्ट्रोड थे आपके, इसमें बीच में मैंने क्या करा, डाई इलेक्ट्रिक परत भर दिया, जिससे कि क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया। तो इस तरह के कैपेसिटर को इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कैसे बनता है, तो किसी भी बैटरी के सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रोड व कैथोड के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाता है, तो उससे आपका क्या बनता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ठीक है, सो आई होप आपको बैटरी वाला ये जो थोड़े बहुत टॉपिक कराए थे ये क्लियर हो गएंगे। अब हमारा नेक्स्ट है सेल। सेल क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कैसे इसकी केमिकल क्रिया होती है, सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका सेल। तो सेल एक वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आपसे पूछा जाएगा, बताइए सेल क्या करता है, तो सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या फिर मैकेनिकल ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में। आपको क्या टिक करना है, सिर्फ जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, अथवा रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाली युक्ति। ठीक है, कोई भी रासायनिक क्रिया करवाएं और उसके फलस्वरूप जो ईएमएफ पैदा होगा उसे ही हम क्या कहोगे, सेल कहोगे। अब सेल विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध डीसी वोल्टेज, ऐसा नहीं है कि भाई आपको बहुत सारी क्रियाएं होती है जिससे आपको एकदम प्योर डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम अलग अलग कामों के लिए करते हैं, जैसे रेडियो, मोबाइल, घड़ी व टॉर्च इत्यादि में किया जाता है। अब देखेंगे कि हमारा सेल की कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है। देखो, ये क्या है आपका वोल्टामीटर। ये जो बर्तन होता है, इसको मैंने बताया था आपको कल, वोल्टामीटर होता है।
ये देखिए इसमें नेगेटिव आयंस है कैथोड पर और एनोड पर आपके पॉजिटिव आयंस है। इन दोनों, इसको क्या कहते हैं अपन, मटेरियल को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। ये कांच का बर्तन है। सो देखिए सेल में सामान्यतः दो धातु की छड़ों को किसी धातु लवण के द्रव्य में, है ना, कोई भी आपका मेटल सोल्ट है उसका आपने लिक्विड तैयार किया, उसमें डुबो कर रखा जाता है। अब जब इन धातु के क्षणों को विद्युत तार से जोड़ दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट में रासायनिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे आप इसको करंट से मतलब कनेक्ट करके बैटरी से जोड़ दोगे तो रासायनिक क्रिया हो जाएगी और आपका वोल्टेज यानी कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। प्राइमरी सेल क्या होता है, तो जिन सेलों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, जिन सेलों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ रासायनिक क्रियाओं के थ्रू ही जहां पर ईएमएफ विद्युत वाहक बल क्या होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है, वे प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, इन सेलों को दोबारा, सो प्राइमरी सेल को दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, वोलेटाइक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांची सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल और क्षारीय सेल। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ईएमएफ जो प्राइमरी सेल होते हैं इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनमें विद्युत वाहक बल सिर्फ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होती है और ये कुछ टाइप से, मान लो आपसे पूछेगा बताओ सिल्वर ऑक्साइड किस सेल का टाइप है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो आप क्या टिक करोगे, प्राइमरी। चलिए अब नेक्स्ट है प्राइमरी सेल में देखो, अब प्राइमरी सेल के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे। पहला है वोलेटिक सेल, ठीक है, वोलेटाइक सेल भी कहते हैं, अलग अलग नाम है इसके, आप कुछ भी कह लो। तो सन 1718 के लगभग सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की थी। सो वोल्टा द्वारा ये बनाया गया था, इसीलिए सबसे पहला सेल था वोलेटाइक सेल। सो वोलेटाइक सेल कब बनाया गया, सन 1800 ईस्वी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, ठीक है। सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके वोल्टेज किसने पैदा किया था, वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसे वोलेटाइक सेल कहा जाता है। क्लियर है, चलिए वोलेटाइक सेल हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, वोलेटाइक सेल क्या करा, अब आपका जो कैथोड है और एनोड के थ्रू आपका वोल्टेज यानी कि करंट पैदा हुई, क्या करा इसने, इस करंट को डायरेक्ट लोड के थ्रू दे दिया, तो देखिए आपका वोल्टेज दे दिया इसको डायरेक्ट, अगर किसी लोड में दे दिया तो आपका क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। तो इसमें कांच के पात्र में तंतु अम्ल यानी कि H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तथा तांबे की छड़ को एनोड व जस्ते की छड़ को कैथोड के रूप में, ठीक है। तांबे की छड़ को मैंने एनोड बना लिया और कैथोड को बना लिया मैंने जस्ते की छड़, प्रयोग किया जाता है। अब देखो ये क्या है, आपका H2SO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ H2 आयन होंगे, यहाँ SO4 आयन होंगे, ये एनोड है आपका, ये कैथोड है। चीज़ क्लियर है। बाहरी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है, देखो यहाँ से अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से अब दोबारा बैटरी के, सो एनोड से तो अंदर आते हैं और कैथोड से बाहर निकलते हैं। लोड में जैसे आपके करंट पहुँच गई तो लोड हमारा जल जाएगा, यानी कि ग्लो होना। अब हमने लट्टू यानी कि बल्ब लगाया तो बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो अपन बल्ब लगाते हैं ना, सो क्या होता है, अब जैसे देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव तो हमारे होते हैं लड़के, नेगेटिव होता है लड़कियाँ, ठीक है। लड़कियाँ क्यों नेगेटिव का सिंबल, क्योंकि लड़की लगाती है हमारे सिंदूर, लड़कियां सिंदूर लगाती हैं ना सीधे मांग में, ये देखो लाल रंग की मांग ऐसे भर लेती हैं, कभी कभी तो ऐसे गाड़ी गाड़ी लगा लेती हैं, ऐसे करके पूरा भर लेती हैं, ठीक है। सो क्या होता है, ये दोनों हमेशा जब भी मिलेंगे अट्रैक्शन करेंगे और अट्रैक्शन करेंगे तो एक क्रिया उत्पन्न होगी और उसी क्रिया को मैं क्या कहता हूँ, करंट कहता हूँ, ठीक है। उसी क्रिया को क्या कहता हूँ, धारा कहता हूँ। तो जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आपस में रिएक्शन करेंगे तो उससे एक सैंपल पैदा होगा, उसी सैंपल को मैं करंट कहूँगा। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव से हमारे क्या हुई, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गई। तो क्या सबको, अब देखो थोड़ा सा मुझे समझाने का तरीका चेंज करना पड़ रहा है बट आप लोगों को समझ आ जाएगा। सो ये नॉर्मल आपका डायग्राम है वोलेटिक सेल का, इतना आपसे डायग्राम कभी भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अब रासायनिक क्रियाएं क्या होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 में हाइड्रोजन के धन आयन तथा सल्फेट के नेगेटिव आयन, ये तो मैंने आपको इक्वेशन आपको पहले भी बता दी है ना। एनोड पर क्या होता है 2He प्लस 2 हाइड्रोजन के और 2 इलेक्ट्रॉन के होते हैं और कैथोड पर जिंक के 2 और SO4 के 2 होते हैं, ठीक है। सो ये आप देख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा और जो मैं एक बार मना कर दूंगा तो वो आप पढ़िएगा भी मत। रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब रासायनिक क्रिया होने से क्या होगा, देखो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो सब जगह पे आपकी हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होती है। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट में रासायनिक क्रिया होगी तो आपकी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। विद्युत धारा का प्रवाह सेल के अंदर जस्ते की छड़ से तांबे की छड़ की ओर होता है ना। अभी मैंने आपको बताया ना, देखो जस्ते की छड़ से, ये रही आपकी जस्ते की छड़ से तांबे की छड़ की ओर हो रहा है ना आपका करंट का फ्लो, ठीक है। तो बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ, बाह्य सर्किट में कैथोड से एनोड की तरफ आपका करंट का फ्लो होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछेगा, बताइए बाह्य सर्किट में करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड,
दोनों से एक दूसरे की तरफ भी नहीं, मतलब कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, बोले दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी जा रही है, तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब वोलेटाइल सेल के लाभ क्या हैं? इसका वातावरण पर किसी तरह से विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, यह स्थिर वोल्टेज व करंट प्रोवाइड करता है। हानि वही जो प्राइमरी सेल की सबकी हानि क्या है, इसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। दोष इसमें क्या होता है कि वोलेटाइल सेल में स्थानीयक्रिय एवं ध्रुवाच्छादन, ठीक है, पोलराइजेशन के नामक दोष उत्पन्न होते हैं और इसका निवारण इस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले करेंगे इसमें लोकल एक्शन। ठीक है, सबसे पहले लोकल एक्शन करेंगे। देखिए, जस्ता एक ऐसी धातु है जिसमें सामान्यतः कई प्रकार की अशुद्धियों से मिलकर जस्ता बनाया जाता है, जैसे लोहा, कार्बन व सीसा। सो जस्ते की छड़ में अशुद्धि के रूप में उपस्थित कार्बन के कण गंधक अम्ल तथा जस्ते के साथ मिलकर अनेक छोटे छोटे सेल बना लेते हैं और इन लघु सेलों में होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह से रासायनिक ऊर्जा व्यक्त होती रहती है। इसीलिए इसे कहते हैं वोलेटाइल सेल का स्थानीय दोष की क्रिया कहलाती है। अब इसका निवारण किस तरह से करोगे आप कि स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए, ये जो स्थानीय दोष की क्रिया हो रही है जिससे छोटे छोटे सेल उत्पन्न हो रहे हैं और ऊर्जा की हानि हो रही है, जस्ते की परत पर पारा चढ़ा दिया जाता है। जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ा देते हैं। यह परत केवल जस्ते को ही गंधक अम्ल से संपर्क में नहीं आने देती, सिर्फ और सिर्फ जस्ते को नहीं आने देगी, ठीक है, और अशुद्धियों को गंधक अम्ल के संपर्क में नहीं आने देगी। ठीक है, यानी कि जस्ता तो कांटेक्ट में आएगा, बाकी उसकी अशुद्धियाँ कांटेक्ट में नहीं आएगी। इस प्रकार यह दोष हमारा लगभग दूर हो जाता है। तो ये था लोकल एक्शन वाला फॉल्ट और उसकी रेमेडी। दूसरा मैंने आपको बताया पोलराइजेशन। ठीक है, ध्रुवाच्छादन यानी कि पोलराइजेशन। इसमें दी गई रासायनिक क्रियाओं से एनोड पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले गैस के रूप में एकत्रित होते हैं। ठीक है, सो जो हाइड्रोजन गैस है बुलबुला के रूप में इकट्ठा होना चालू हो जाती है। ये बुलबुले तांबे की छड़ के चारों ओर एकत्रित होकर उसे अचालक, अब उसके चारों ओर आ गए तो उसमें करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, तो वो अचालक यानी कि इंसुलेटर बना देगा। इसका परिणाम क्या होता है कि कुछ समय तक कार्य करने के बाद सेल हमारा बेकार हो जाता है और किसी तरह से कार्य नहीं करता है। अब इस क्रिया को दूर करने के लिए, पोलराइजेशन फॉल्ट को दूर करने के लिए एनोड, ठीक है, एनोड के चारों ओर ये बुलबुले आ रहे थे, तो एनोड के चारों ओर एक पोरस पॉट यानी कि सरंध्र पात्र में मैंगनीज डाइऑक्साइड का चूर्ण रखा जाता है। ये चूर्ण क्या करता है, हाइड्रोजन गैस से क्रिया कर देता है और जल बना देता है। ठीक है, देखो ये 2MnO2 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसको हाइड्रोजन के साथ जब भी आएगा तो ये ऑक्सीजन बना के जल बना देगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बना देगा और आपका ये मटेरियल बच जाएगा। तो उक्त रासायनिक क्रिया में जल के साथ मैंगनीज पेरोक्साइड बनाता है, जो वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करके पुनः मैंगनीज डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रयोग से ध्रुवाच्छादन दोष दूर होता है। तो आपसे पूछेगा, बताओ किस पाउडर का प्रयोग करके, किस पदार्थ का प्रयोग करके पोलराइजेशन फॉल्ट दूर किया जाता है? तो आप क्या बताओगे? मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रयोग से पोलराइजेशन फॉल्ट को दूर किया जा सकता है। और कौन कौन से फॉल्ट आ सकते हैं? वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। अन्य प्रकार के परिष्कृत सेलों का निर्माण हो जाने से इस सेल का प्रचालन लगभग, यानी कि ये सेल के आजकल वैसे भी बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये देखो वोल्टेज सेल हो चाहे ये वाला सेल हो, इन सेलों का इस्तेमाल बहुत ही ना के बराबर हो गया है आजकल। एप्लीकेशन क्या है? इन सेलों का उपयोग स्थिर वोल्टेज एवं करंट प्रदान करने के लिए किया जाता है, जैसे कि टीवी, रिमोट, कार, बैटरी, इन्वर्टर इत्यादि। सबसे पहले आपका वोल्टेज सेल था, इसके बाद आपका आएगा डैनियल सेल। डैनियल सेल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे वोल्टेज सेल वोलेटिल नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, इसी तरह से आपका सन 1836 ईस्वी में प्रोफेसर डैनियल ने प्रयोगशाला में प्रयोग करने के बाद इस सेल का निर्माण किया। तो वैज्ञानिक डॉक्टर डैनियल के नाम पर ही इस सेल का नाम डैनियल रखा गया। इसमें एनोड के रूप में तो तांबे का एक बेलनाकार पात्र प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एनोड पूरा का पूरा एक पात्र को ही इन्होंने क्या बना दिया? एनोड बना दिया। देखो ये पूरा का पूरा जो पात्र है जिसे हम वोल्टा कहते थे, इसने इसे ही कॉपर का बना दिया। ठीक है, देखो लिखा है तांबे का बर्तन, तो ये पूरा एनोड बन गया। ठीक है, बाकी हम जो हमारा सॉल्यूशन है वो तो मिलाएंगे। ठीक है, छिद्रपूर्ण बर्तन होता है, इसके बाद इसमें हमारा घोल मिला देंगे कॉपर सल्फेट का। सो देखिए इस बर्तन में ऊपर की ओर तांबे का छिद्रयुक्त छज्जा बना होता है, यानी कि बॉल्कनी। देखो ये ना छिद्रयुक्त छज्जा बना रहता है, जिसमें कॉपर सल्फेट के ठोस क्रिस्टल भरे जाते हैं। ये रहा, देखो ये लिखा है ना CuSO4, कॉपर सल्फेट के ठोस कण भरे जाते हैं। इस सेल में कॉपर सल्फेट का घोल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो पूरा घोल है इसमें कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो ये ना कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऊपर क्रिस्टल होते हैं और ये जल से क्रिया करके धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट बनाते जाते हैं। दूसरी बात, एक लंबे बेलनाकार पोरस पोर्ट में तनु गंधक का अम्ल है ना, ये देखो ये क्या है, एक पोरस पोर्ट बना दिया मैंने अलग से, ये अलग से पोरस पोर्ट बनाए। इसके अंदर मैं क्या डालूंगा? डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 भरा गया। अब उसके बीच में एक जस्ते की छड़ स्थापित कर दी, जो कि कैथोड का कार्य करता है।
ये पूरा बर्तन तो एनोड है, ये पूरा बर्तन तो आपका एनोड है, मगर ये जो बीच में जस्ते की रॉड है ये कैथोड की तरह कार्य करती है। ये जो बीच में जस्ते की प्लेट है ये कैथोड की तरह कार्य करती है डैनियल सेल के अंदर। अब रासायनिक क्रिया कौन सी होगी, देखो H2SO4 तो आपके पास है ही, ठीक है, तो इसमें H आयन अलग हो जाएगा और SO4 आयन अलग हो जाएगा। तो एनोड तथा कैथोड को लोड से कनेक्ट कर देने पर सेल में निम्न रासायनिक क्रिया होती है। Zn प्लस H2SO4 तो ये हो जाएगा ZnSO4 और H2 गैस अलग निकल जाएगी। इसी तरह से कैथोड पर क्या होगा, CuSO4 प्लस H2, क्योंकि H2 बाहर निकला, और ये बन जाएगा H2SO4 और कॉपर मेरा अलग है, यानी कि मुझे तांबा प्योरली अलग मिल गया। तो इस प्रकार कैथोड पर मुक्त हुई हाइड्रोजन कॉपर सल्फेट से क्रिया करके तांबे तथा गंधक का अम्ल उत्पन्न करती है। एडवांटेज क्या क्या है, इसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, तापमान पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं डालती, और इसे एक बार काम में लेने के बाद दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है। दोष एवं निवारणों की बात करें, डिफेक्ट्स एंड रेमेडीज, तो डैनियल सेल में कॉपर सल्फेट द्वारा ध्रुवाच्छादन दोष को उत्पन्न ही नहीं होने दिया जाता है ना। पहले आप देखो, पोलराइजेशन फॉल्ट कर दूर करने के लिए आपने किस चीज़ का इस्तेमाल किया था, देखो यहाँ पे लिखा है मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया था, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि एक्चुअली में ये कॉपर का ही है, तो यहाँ पे किसी भी तरह से पोलराइजेशन फॉल्ट उत्पन्न नहीं होने दिया जाता। इसके अतिरिक्त जस्ते की छड़ को भी अपन क्या करते हैं, पोरस पोर्ट में अलग से रखता है, जिससे कि स्थानीय फॉल्ट भी उत्पन्न नहीं होता। तो इसमें यानी कि डैनियल सेल में ना तो आपका पोलराइजेशन फॉल्ट उत्पन्न होता है, ना ही लोकल फॉल्ट उत्पन्न होता है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन प्रयोगशालाओं वगैरह में स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो आपका वोलेटिक सेल क्लियर हो गया और डैनियल सेल क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे लेक्लांशी सेल। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेक्लांशी सेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी आजकल इस्तेमाल किया जाता है। वोलेटिक तथा लेक्लांशी सेल में गंधक का अम्ल, ठीक है, H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता। अतः लेक्लांशी ने अम्ल रहित प्रकार के सेल का निर्माण किया। इसने क्या बोला, भैया मैं अम्ल ही नहीं डालूंगा अपने सेल में। इसमें कांच के बेलनाकार पात्र में अमोनियम क्लोराइड, देखो ये कांच का बेलनाकार पात्र है, एक रॉड तो बना दी इसने जस्ते की, जिसे कैथोड का नाम दिया, दूसरी कार्बन की छड़ बना दी जिसे एनोड का नाम दे दिया, ठीक है। इस पूरे घोल में NH4Cl बनाया का घोल डाल दिया, ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए, सो इसने क्या करा, कांच का पात्र लिया, ठीक है। पिछली बार लेक्लांशी वाले सेल जो डैनियल सेल है वहाँ पे तांबे का बर्तन था, किसका बर्तन था, तांबे का, बट यहाँ पे कांच का बर्तन होता है। इस कांच के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड का घोल भरा जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। पात्र के बीच में एक लंबे बेलनाकार पोरस पोर्ट में संरंध्र पात्र को क्या कहते हैं, पोरस पोर्ट में मैग्नीज डाइऑक्साइड, देखो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड का मैंने चूर्ण का इस्तेमाल कब किया था, पोलराइजेशन को दूर करने के लिए, है ना, अभी बताया था पोलराइजेशन को दूर करने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण बना। तो ये जो मैंने बीच में पोरस पोर्ट बनाया, इस पोरस पोर्ट में मैंने कार्बन एवं मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण अच्छे से भर दिया। अब इससे होगा क्या, इसके बीच में कार्बन की एक छड़ लगा दी, जो छड़ एनोड का कार्य करती है और मैग्नीज डाइऑक्साइड डीपोलराइज करने का कार्य करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में एक जस्ते की छड़ भी स्थापित की जाती है, ये जस्ते की छड़ कैथोड का कार्य करती है, ठीक है। सो ये इसको तो आपने एक एनोड बना दिया, चलो, मगर कैथोड भी चाहिए तो कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब केमिकल रिएक्शन, आपने सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था, NH4Cl सोडियम क्लोराइड, तो ये सोडियम और क्लोराइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। चलिए, अब कैथोड पर कौन सी क्रिया होगी, तो कैथोड पर क्या था आपका जिंक और सोडियम क्लोराइड, तो ये अलग हो जाएंगे, ZnCl2 + 2NH3 + H2 बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है बाबू, ठीक है, एग्जाम में आएगी। सो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब एनोड पर क्या बना रहे हो आप, तो 2MnO2 + H2 है, ये एनोड पर था, ठीक है, क्योंकि एनोड पर आपने क्या करा, मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भी है और आपने जस्ते की प्लेट ली है। तो इसके फलस्वरूप आपसे क्या बनेगा, देखो इस क्रिया में उत्पन्न हुआ मैग्नीज पेरोक्साइड वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करके पुनः मैग्नीज डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और ये क्या बनाता है, 4MnO2। अब क्या लाभ है लेक्लांशी के, ये अपेक्षाकृत सस्ता होता है, ये क्षारीय बैटरी सेलों के साथ परिवर्तनीय होता है, यह बाजार में विभिन्न वोल्टेज परासों में उपलब्ध है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इन सेलों में लीकेज की संभावना, ठीक है, लेक्लांशी सेल में काफ़ी ज़्यादा लीकेज होता है। इन सेलों का अपेक्षित घनत्व अन्य क्षारीय सेलों की अपेक्षा बहुत निम्न होता है। फॉल्ट कौन कौन से आ सकते हैं, लोकल एक्शन, तो इस फॉल्ट को समाप्त करने के लिए तो जस्ते की छड़ पर पारा चढ़ा देंगे। पोलराइजेशन फॉल्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण पहले से भरा हुआ है। बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.46 वोल्ट होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताइए लेक्लांशी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.46 वोल्ट, तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम तक होता है। इस सेल में
डीपोलराइजिंग एक्शन धीरे धीरे संपन्न होता है, अतः विद्युत वाहक बल भी रुक रुक कर प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो इसमें ईएमएफ है ना धीरे धीरे प्राप्त होता है, किस वजह से? डीपोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, बताइए लेक-लांची सेल में ईएमएफ रुक रुक कर प्राप्त किस वजह से होता है? तो डीपोलराइजेशन एक्शन की वजह से प्राप्त होता है। यही कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी इस सेल का इस्तेमाल आप विद्युत घंटी, टेलीफोन, फ्लैशलाइट, क्रोन इत्यादि किसी में भी कर सकते हैं। चलिए, आपको ये सारे सेलों के नाम स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखने पड़ेंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, हमारा आ गया आप ड्राई सेल। देखें ड्राई सेल क्या होता है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको वोल्टेक्स सेल, लेक-लांची सेल, डैनियल सेल पढ़ा दिया। अब हमारा है ड्राई सेल। ठीक है, देखिए इसमें कार्बन जिंक सेल भी कहते हैं। ड्राई सेल को आप कार्बन तथा जिंक सेल भी कहते हैं। कार्बन तो इसमें जिंक के साथ होता है। ठीक है, अब क्या होता है इस सेल के अंदर कि इस सेल के अंतर्गत जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है। अब देखिए, इससे पहले हमारे पास क्या था, कार्बन का पात्र भी लिया था हमने, है ना। कांच का पात्र भी लिया था जब हमने लेक-लांची सेल में, तो कांच का पात्र था। उससे पहले जब डैनियल सेल पढ़ा था तो हमारा तांबे का ही पात्र था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है, जस्ते का पात्र होता है। ठीक है, जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है जो कि कैथोड का कार्य करता है। ये जो पात्र है हमारा, यहाँ पर कैथोड का कार्य जस्ते का पात्र कर रहा है। पात्र के ठीक मध्य में कार्बन की छड़, जो हमारा पात्र है, बर्तन है, ठीक है, जिसे कि हम वोल्टा कहते हैं, उसके ठीक बीच में कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है जो कि एनोड का कार्य करती है। ये जो कार्बन की छड़ होती है ये क्या करती है, एनोड का कार्य करती है। अब इस छड़ के चारों ओर एक मोटी कपड़े की थैली में मैंगनीज डाइऑक्साइड, इस छड़ के चारों ओर हम लोगों ने क्या करा, एक मोटी और कपड़े की थैली जो कि मैंगनीज डाइऑक्साइड की है, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड के चूर्णों को किस अनुपात में, देखिए मान लीजिए 10 के अनुपात में तो हम लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड, 10 के अनुपात में ही कार्बन, 2 के अनुपात में अमोनियम क्लोराइड और 1 अनुपात जिंक क्लोराइड का मिला के भरा जाता है। किसमें? आपका इस छड़ के चारों ओर एक मोटी कपड़े की थैली में। अब ये जो मिश्रण होता है, यह मिश्रण विध्रुवक यानी कि डीपोलराइजेशन का कार्य करता है। इस थैली के चारों ओर अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी भी भर दी जाती है। जैसे कि हमने पहले करा था ना, डीपोलराइजेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, जिंक, ये जो आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड भर रहे थे। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने यही क्रिया करी है। देखिए ये आपका क्या है, जस्ते का बर्तन है। ठीक है, जस्ते के बर्तन में आपने एक बीच में रॉड डाल दी, है ना। जस्ते का बर्तन आपका कैथोड का कार्य करेगा, बीच में आपने एनोड डाल दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। देखिए कार्बन इलेक्ट्रोड, ये जिंक क्लोराइड बीच में भरा है, इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट हमने डाल दिया। ठीक है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल कहलाएगा, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। सेल के ऊपरी सिरे को भली भांति बंद, अब सेल का जो ऊपरी सिरा है ना, इसे पूरी तरह से सील कैप कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर सील कैप दे रखा है आपको। रासायनिक क्रियाएं कौन कौन सी होंगी आपसे ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मैंने इसमें सोडियम क्लोराइड मिलाया तो सोडियम अलग टूटेगा, क्लोराइड अलग टूटेगा। कैथोड पर हमने जिंक और सोडियम क्लोराइड दोनों है, तो देखिए ये इस तरह से टूट जाएगा। और एनोड पर आपका क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है, तो ये इन हिस्सों में टूट जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ड्राई सेल के एडवांटेज, आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन एडवांटेज के ही पूछे जाएंगे। एडवांटेज देखिए, इसका आकार एक तो बहुत छोटा होता है और इसका उपयोग छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, ठीक है, ड्राई सेल बहुत ही छोटी डिवाइसेस में इस्तेमाल की जाती हैं। अब छोटी डिवाइस में किया जाए तो साइज छोटा होगा, तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा छोटी होती है, सस्ती होती है, और ये पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव ये नहीं डालती है। डिसएडवांटेज, प्राइमरी सेल का मेन डिसएडवांटेज क्या था, मैंने आपको बताया था। प्राइमरी सेल का जो मेन डिसएडवांटेज होता है वो है कि इसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। तो सामान्यतः इसमें कोई दोष नहीं होता, परंतु इसे ना तो पुनः आवेशित किया जा सकता है और ना ही निष्क्रिय हो जाने के बाद इसका कोई उपयोग शेष रह जाता है, यानी कि एक बार काम में लेने के बाद इसे फेंक दो। इसका ईएमएफ 1.4 से 1.5 वोल्ट तक होता है। ठीक है, तो ये आपको 1.5 से 2 वोल्ट के बीच में मिल जाती है लगभग। कार्य क्षमता सामान्यतः 0.084 एम्पियर आवर से लेके 5.62 एम्पियर आवर तक होती है, और इसका आकार 13 × 51 mm है ना, मतलब आप देख लो इतना 5 सेंटीमीटर के लगभग इसका आकार होता है। ठीक है, 33 × 61 सेंटीमीटर mm तक का। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करेंगे, शुष्क सेल का उपयोग टॉर्च, टेलीफोन, विद्युत घड़ी, कैमरा, दीवार घड़ी, विद्युत चलित खिलौने इत्यादि में किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा मरकरी सेल। तो मरकरी सेल दोस्तों ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, आप लोग कोशिश करेंगे समझने की, आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें निकल आलेपित स्टील तथा स्टेनलेस स्टील का एक बेलनाकार पात्र होता है। अब देखिए, अभी मैंने आपको ड्राई सेल बताया था, तो ड्राई सेल में जस्ते का पात्र था, ठीक है, बट मरकरी सेल में हम लोग क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील या फिर निकल की कोटिंग हो उस तरह का स्टील का बर्तन लिया जाता है जो कि एनोड का कार्य करता है। ड्राई सेल में हमने एक जस्ते का पात्र लिया था, वो कैथोड का कार्य कर रहा था, और यहाँ पे जो हमने पात्र लिया है बेलनाकार,
वो कार्य कर रहा है एनोड की तरह। अब सेल की तली में हमने क्या करा, मर्क्यूरी ऑक्साइड के चूर्ण की एक परत डाल दी। सो मर्क्यूरी ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, HgO, ठीक है। मर्क्यूरी यानी कि हिंदी में से पारा भी कहा जाता है, ठीक है। पारा क्या होता है, धातु भी है और लिक्विड भी है, दोनों फॉर्म में ही अवेलेबल होता है। तो एक ये इसे कह सकते हैं एक दोष की तरह ही है कि अभी तक इसका अच्छे से इसकी स्थिति पता नहीं है हमें पीरियोडिक टेबल में। चलिए, जो पोलराइजेशन और एनोड की बात कार्य करता है, तो जो HgO है यानी कि आपका मर्क्यूरी चूर्ण, ये पोलराइजेशन और एनोड दोनों की तरह कार्य करेगा। इस परत के ऊपर एक सरंध्र पृथककारी परत यानी कि पोरस सेपरेशन लेयर लगा देते हैं, ठीक है। एक सेपरेटर लगा देते हैं जिससे कि ये दूसरी चीज़ों से टच ना हो, जिसके ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH की लुगदी डाल देता है। ये लुगदी क्या करती है, अवशोषक पदार्थ से बने पैड्स में भरी जाती है, ठीक है। यानी कि अवशोषक यानी कि उसको मॉइस्चर ना है, ठीक है, किसी भी तरह से एब्जॉर्ब ना करे, और यह ले दे के आपका इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करती है, ठीक है। ये जो सारा आपने स्टील का बर्तन बनाया, इसमें ये जो आपने सेपरेटर के रूप में KOH का पेस्ट डाला ना, यही आपका इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करेगा। अगला देखिए, अभी जो इलेक्ट्रोलाइट की परत बना दी आपने, इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, जस्ते का चूर्ण डाल के, शुद्ध जस्ते का चूर्ण डालेंगे जो कि कार्य करेगा कैथोड की तरह। शुद्ध जस्ते का चूर्ण डालेंगे जो कि कैथोड का कार्य करेगा। कुछ अन्य प्रकार के मरकरी सेलों में खोखली नली के आकार का शुद्ध जस्ते का बना पारा आलेपित कैथोड भी, माने कि क्या करेंगे, एक शुद्ध नली ली जस्ते की, उसको भी हम कैथोड की तरह प्रयोग कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं जस्ते का चूर्ण का प्रयोग कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जिंक ऑक्साइड भी मिलाया जाता है ना। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा था, ये पॉजिटिव प्लेट आपकी क्या लिया था मैंने, स्टील का बर्तन लिया था ये, यानी कि एनोड की तरह कार्य करिए ना, एनोड बना दिया। उसके बाद मैंने HgO का पाउडर डाला था। HgO क्या था, मर्क्यूरी ऑक्साइड का पाउडर डाल दिया जो कि पोलराइजेशन करेगा। उसके ऊपर से सेपरेटर लगा के मैंने KOH जो कि एब्जॉर्बिंग नेचर का होता है, ठीक है, अवशोषक पदार्थ से बने पैड डाल दिए। फिर मैं डालूंगा, देखो यहाँ पे मैंने डाला चूर्ण, किसका, जस्ते का चूर्ण डाला जो कि कैथोड का कार्य करेगा। क्लियर है नई चीज। चलिए, अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखो। सबसे पहला जो एडवांटेज है कि इनका जीवन काल बहुत अधिक होता है और ये स्थिर वोल्टेज प्रदान करती है, ठीक है। ये हमारा मरकरी सेल का जीवन काल बहुत अधिक होता है और ये स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के काम में आती है। डिसएडवांटेज देखिए, मरकरी होने के कारण ये सेल वातावरण को, अब मरकरी क्या है, बहुत ही हानिकारक है। अगर आप मरकरी थोड़ा सा खा भी लें तो आपके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। तो मरकरी होने के कारण ये सेल वातावरण को प्रदूषित करता है तथा वातावरण पर कुप्रभाव पड़ने के कारण इन सेलों का उपयोग अपेक्षाकृत कम किया जाता है ना, क्योंकि वातावरण पर प्रभाव पड़ता है इसलिए मरकरी सेल का प्रयोग नहीं किया जाता। आपसे पूछेंगे बताइए कौन सा ऐसा सेल है जो वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, तो मरकरी सेल वातावरण में बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिकेशन। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.35 से 1.4 वोल्ट तक होता है ना। अब मरकरी सेल 1.3 से 1.5 वोल्ट तक मिलते हैं, ठीक है। व्यास लगभग 4 mm होता है, ठीक है, यानी कि मान लो इतना मोटा, और ऊंचाई 2.5 mm तक इसकी होती है। तो यानी कि बहुत छोटा है ना, पतले पतले सेल होते हैं, वो होते हैं मरकरी सेल को ही बटन सेल के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेंगे बताइए बटन सेल के नाम से किसे जाना जाता है, बटन सेल के नाम से मरकरी सेल को ही बटन सेल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल हियरिंग एड यानी कि ईयरफोन्स, आपकी कलाई घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर इत्यादि में किया जाता है। तो मरकरी सेल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बस ये बटन सेल की तरह छोटी छोटी चीज़ों में लगाते हैं, ठीक है। अगर इसे मैं बड़ा बड़ा बनाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आएगी। सो मरकरी सेल, ड्राई सेल, डेनियल सेल, लेग्लांजी सेल, वोलेटाइक सेल आपका हो गया। अब आपका बचता है सिल्वर ऑक्साइड सेल, ठीक है। अब आपका रह गया सिर्फ सिल्वर ऑक्साइड सेल, उसके बाद आपका एल्कलाइन सेल, उसके बाद हम सेकेंडरी सेल हमारा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको अभी तक की क्लास समझ आ रही होगी, ठीक है। वीडियो जो भी देख रहे हैं लगातार आप वीडियो को बीच बीच में लाइक भी करते रहें, और आपको जहाँ भी चीज़ पसंद आती है तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका सिल्वर ऑक्साइड का सेल। देखिए ये किस तरह का सेल होता है, आप सभी ने देखा होगा। इस प्रकार के सेल की संरचना बिल्कुल मरकरी सेल की तरह होती है। अंतर केवल क्या है कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे, मरकरी ऑक्साइड यानी कि HgO डाल रहे थे, इसके स्थान पर मैं सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग करूंगा। सो जो मैं मरकरी ऑक्साइड का प्रयोग कर रहा था किसकी तरह, पोलराइजेशन के लिए है ना, डीपोलराइजेशन के लिए, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा सिल्वर ऑक्साइड। बाकी सब कुछ कंस्ट्रक्शन वर्किंग सेम है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, सिल्वर ऑक्साइड में जहाँ HgO डाल रहा था वहाँ मैंने सिल्वर ऑक्साइड डाली, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करेगी। फिर सेपरेटर, उसके बाद जिंक का पाउडर डाला था नेगेटिव इलेक्ट्रोड के लिए, और ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया, नीचे पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो ये पूरा हो गया आपका कौन सा, सिल्वर ऑक्साइड, क्योंकि इसमें सिल्वर का प्रयोग करा मैंने इसलिए इसे सिल्वर ऑक्साइड कहते हैं। बाकी पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन सेम है आपका मरकरी सेल की तरह। एडवांटेज वही, इसकी दक्षता भी होती है, ये लगातार विद्युत धारा प्रवाह करने वाले उपकरणों के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि कंटिन्यू करंट मिल रही हो
तो इसीलिए ये क्या है, एक तरह से महंगे होते हैं। सिल्वर ऑक्साइड सेल, अब सिल्वर चांदी का प्रयोग कर रहे हैं, सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। ये मरकरी सेल की अपेक्षा महंगे होते हैं और बटन के आकार में। माने कि इसकी एफिशिएंसी, कई बार आप घड़ी में सेल डलाने जाओगे, एक बोलेगा भैया 10 रुपये वाला सेल भी है, 50 वाला भी है, तो जो 50 वाला सेल होगा वो आपका कौन सा होगा, सिल्वर ऑक्साइड सेल होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग अति लघु आकार वाले डिजिटल उपकरणों एवं यंत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एल्कलाइन सेल। तो एल्कलाइन सेल क्या है, क्षारीय, जो अपनी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो क्षारीय सेल में जस्ते की छड़ को नेगेटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करती है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड की छड़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करेगी। देखिए ये आपका सेल बना लिया मैंने, ठीक है, एक तरफ मैंने जस्ते की छड़ डाल दी, एक तरफ मैंने क्या करा, मैग्नीज डाइऑक्साइड की छड़ बना ली। देखो ये एनोड कलेक्टर है, ये आपका एक इलेक्ट्रोड ये हो गया और एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। सो अंदर वाला एनोड हो गया आपका, बाहर वाला आपका कैथोड हो गया। सेपरेटर लगा दिया बीच में। सो डायग्राम अगर आप एक समझ गए तो दोबारा भी सारे के सारे समझ आ जाएंगे। इस डायग्राम को ध्यान रखना, क्योंकि ये डायग्राम दिखा के आपसे पूछेगा, बताइए निम्न चित्र कौन से सेल को प्रदर्शित करता है, एल्कलाइन सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, मर्करी सेल या ड्राई सेल। तो आप क्या टिक करोगे, एल्कलाइन यानी कि क्षारीय सेल को प्रदर्शित करता है। विद्युत अपघटन पोटेशियम डाइऑक्साइड के डाइहाइड्रोक्साइड के घोल या क्षारीय घोल का होता है। अब जो विद्युत अपघटन हो रहा है ना, इलेक्ट्रोलिसिस, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो दोबारा देख लेंगे, यही वाली इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। अब क्या है, क्योंकि इनमें क्षारीय सेल भी कार्बन जिंक सेलों की भांति ही उन्हीं मानकों पर निर्मित होते हैं, परंतु इनका मूल्य बहुत अधिक होता है। एडवांटेज क्या है इसके, ये अधिक धारा की आपूर्ति लंबे समय तक कर सकने के योग्य है। मतलब कि आपको अगर ज़्यादा करंट चाहिए लंबे समय तक तो ये भाई एलिजिबल है। यही इनका विशेष गुण है। एक मानक डी प्रकार के 1.5 वोल्ट क्षारीय सेल की क्षमता कार्बन जस्ता यानी कि जस्ते के जो सेल होते हैं उनसे 2 एम्पीयर आवर की तुलना में 3 एम्पीयर आवर होती है इसकी। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, बताओ ये जो आपके सेल हैं कौन से, सिल्वर एल्कलाइन सेल, इसमें इसकी तुलना में क्षमता कितनी होती है इसकी, 3.5 एम्पीयर आवर होती है। इसका भंडारण समय कार्बन जिंक सेल के भंडारण समय की तुलना में लगभग 2.5 वर्ष अधिक होता है। मतलब 2.5 साल तक चल सकता है, इसको रख सकते हैं 2.5 साल तक, कभी भी खराबी नहीं आएगी। सो ये थे आपके एल्कलाइन सेल। डिसएडवांटेज, इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और ये अन्य सेलों की अपेक्षा भारी भी होते हैं। ठीक है, बात करें एप्लीकेशन की तो इन सेल को ट्रक, ट्रैक्टर, बस, कार, टैक्सी, टेम्पो आदि वाहनों में प्रयुक्त डीजल व पेट्रोल इंजनों की स्टार्टिंग हेतु, तो जो डीजल पेट्रोल इंजन होते हैं इनमें स्टार्ट करते हैं आप सेल्फ स्टार्ट के हेतु, ट्रैक्शन कारों में प्रयुक्त वाहनों में वातानुकूलन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है एल्कलाइन सेल। इसके अतिरिक्त रिमोट कंट्रोल, रेडियो, डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एल्कलाइन सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे बताइए ट्रक, ट्रैक्टर, गाड़ी, बस यानी कि जो व्हीकल होते हैं उनके लिए कौन सा सेल इस्तेमाल किया जाता है, एल्कलाइन सेल इस्तेमाल किया जाता है। सो ये आपके प्राइमरी सेल कंप्लीट हो गए। प्राइमरी सेल की बेसिक चीज़ क्या थी, एक बार इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है, एक बार ही काम में आते हैं, एक बार काम में आते हैं, उसके बाद काम में नहीं आते। क्या मतलब, ये चार्ज नहीं हो सकते, इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता। कौन से सेलों को चार्ज नहीं कर सकते, प्राइमरी सेलों को चार्ज नहीं कर सकते, बट सेकेंडरी सेलों को चार्ज कर सकते हैं। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। देखो, जिन सेलों में वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक क्रियाओं के रूप में एकत्रित करके पुनः रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न, यानी कि पुनः आप EMF प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हीं सेलों को सेकेंडरी सेल कहते हैं। लेड एसिड सेल, निकल आयरन सेल तथा निकल कैडमियम। सो ये सेकेंडरी सेल के आपके टाइप्स हैं, कौन कौन से, लेड एसिड, निकल आयरन तथा निकल कैडमियम सेल सेकेंडरी सेल के श्रेणी में आते हैं। अब आगे एक एक करके हम इन सारे सेलों के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हमारा टाइप है, देखेंगे हम लेड एसिड सेल के बारे में। काफ़ी बड़ा है, देखिए इसमें बहुत सारे हिस्से होते हैं। किस तरह से आपको मैं बता दूं, जनरली आपने बाहर इन्वर्टर वगैरह में, ठेलों पे, काफ़ी जगहों में बैटरी होती है ना, इन्वर्टर में बैटरी इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी बैटरी होती हैं। ठीक है, वही बैटरी क्या है, सेकेंडरी बैटरी होती है, जिन्हें आप चार्ज कर सकते हो, डिस्चार्ज आसानी से कर सकते हैं ना। एक बार अगर चार्जिंग खत्म हो गई तो दोबारा चार्ज हो जाते हैं ना, उन्हीं बैटरी को आप क्या कहते हो, लेड एसिड बैटरी। ठीक है, मत लेना है कि सेकेंडरी बैटरी। अब सेकेंडरी बैटरी में पहला टाइप हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी का प्रयोग आजकल वर्तमान में बहुत अधिकता से किया जा रहा है। ये कठोर रबर के पात्र से, आपने देखा ब्लैक कलर की बॉक्स होता है, कितना हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा, है ना, शक्ति कितना ज़्यादा वो सख्त होता है ना, टूटता भी नहीं है। तो वो रबड़ का एक्चुअली में होता तो रबड़ का ही है, बट आजकल कई लोग प्लास्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा टफ प्लास्टिक होना चाहिए। अब इस सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, कंटेनर होता है जिसमें हम लोग सारा मटेरियल भरेंगे, इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है प्लेटों के रूप में, सेपरेटर, सीलिंग कंपाउंड, वेंट प्लग, सेल कवर तथा इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीज़ें जो जरूरी है वो इसके अंदर होती हैं।
चलिए अब एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा कंटेनर। यह दृढ़ रबड़, कागज अथवा सेल्यूलाइट से बना होता है ना। एकदम ठोस रबड़ हो, कांच हो या सेल्यूलाइट से बना होता है। इस पर अम्ल का यानी कि जो एसिड डालेंगे किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसीलिए तो हम इस मटेरियल का बना रहे हैं, ताकि बाहर की बॉडी खराब हो गई तो फिर हमारा सारा कुछ बेकार हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव एवं नेगेटिव प्लेटों को रखा जाता है और रासायनिक क्रिया होती है तो इस कंटेनर के नीचे एक द्रव्य जमा होने लग जाता है, जिसके लिए इस कंटेनर के नीचे की ओर एक कीच घर बना दिया जाता है, जिसमें सारी चीज़ें एकत्रित होती जाती हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड ही तो मेन हिस्सा है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, एनोड कैथोड। सो पॉजिटिव प्लेटें होती है इसमें। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, प्लांटे प्लेटें और फोर प्लेटें। अब देखिए प्लांटे प्लेटें क्या होती हैं, इन्हें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्रिया की पुनरावृत्ति से निर्मित, यानी कि जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की क्रिया होती है ना, उसी से निर्मित किया जाता है। प्रारंभ में तो इन्हें प्योर लेड से बनाया जाता था, परंतु चार्जिंग के पश्चात ये लेड पेरोक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला है फोर ए प्लेटें। ये क्या होता है, शीशे की आयताकार ग्रेड है ना, शीशा होता है उसकी एकदम आयताकार, इसे पतली पतली होती है, ये बहुत पतली होती है। ठीक है, इस तरह से होती है, बहुत ज़्यादा पतली से बनाया जाता है, जिसमें सक्रिय अर्थात पदार्थ, जो एक्टिव पदार्थ होता है वो लेड पेरोक्साइड लेई के रूप में भर दिया जाता है। बात करें नेगेटिव प्लेट की, तो ये भी आयताकार ग्रेड की ही बनी होती है, जिनका सक्रिय पदार्थ स्पंजी लेड से, तो इनका सक्रिय पदार्थ स्पंजी लेड से बना होता है, और फोरे प्लेट में लेड पेरोक्साइड से बना होता है, जो कि एक लेई के रूप में होता है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, नेगेटिव प्लेट और कंटेनर। इसके बाद में सेपरेटर क्यों लगाते हैं हम लोग, ये छिद्रयुक्त लकड़ी अथवा रबड़ से बनी पतली प्लेट होती है, इनका प्रयोग पॉजिटिव, आपके देखिए पहले पॉजिटिव प्लेट फिर नेगेटिव प्लेट, अब ये दोनों शॉर्ट भी हो सकते हैं, तो इनके बीच में सेपरेटर लगाया जाता है, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स आपस में टच ना हो और किसी भी तरह से शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, देखिए ये प्लेट्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में मैंने क्या करा, रबर का सेपरेटर लगा दिया। ये प्लेट तो इनके बीच में रबर का सेपरेटर लगा दिया, जिससे ये एक दूसरे से टच ना हो। सीलिंग कंपाउंड, अब इसका उपयोग सेल के कवर के जोड़ों को अम्ल टाइट बनाने के लिए किया जाता है। यह बिटुमिन यौगिक का, यानी कि पूरा सील कर देता है, जिससे उसमें किसी भी तरह का एसिड या अम्ल उसके अंदर ना जाए और हमारी बैटरी सेफ रहे। नेक्स्ट देखिए वेंट प्लग, तो सेल के कवर में कठोर पीवीसी विनाइल, यानी पीवीसी की फुल फॉर्म आपसे कई बार एग्जाम में दोस्तों पीवीसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, पॉली विनाइल क्लोराइड। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए इंग्लिश में लिख देता हूँ, पॉली विनाइल क्लोराइड, ये पीवीसी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से देख लेंगे, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी की फुल फॉर्म है, एग्जाम में आ जाती है। वेंट प्लग, तो सेल के कवर में कठोर पीवीसी रबर का चूड़ीदार छिद्रयुक्त ढक्कन लगाया जाता है, जिसे वेंट प्लग है ना। आपने कई बार देखा होगा, ये बैटरी में ऊपर है ना ढक्कन लगे रहते हैं, ऐसे इन ढक्कन को खोलकर डिस्टिल वाटर डाला जाता है। सेल का कवर कठोर रबर का बनाया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रोड इससे बाहर ना निकलें। इलेक्ट्रोलाइट, तो अब इलेक्ट्रोड्स आपने बना दी, सब कुछ कर दिया, मगर मेन तो इलेक्ट्रोलाइट है ना, जिससे कि उसके जो अणु होते हैं अलग अलग, जैसे आप डीसी करंट दोगे, जो भी करंट दोगे वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसी से तो हमारी सारी क्रिया हो रही है, उसी से तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो रहा है। सो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है, जल मिलाकर इसे आप क्या बना लेते हो, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इसके द्वारा ही सेल में करंट का फ्लो होता है। अब प्रचालन का सिद्धांत देखिए, यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि हालांकि वर्किंग आपसे पूछी नहीं जाएगी, बट वर्किंग के बीच में से एक दो लाइन है जो आपका आ सकता है। चलिए ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉजिटिव प्लेट तथा नेगेटिव प्लेट के दो समूह होते हैं। हालांकि पॉजिटिव प्लेटों की संख्या नेगेटिव प्लेटों की, मान लो पॉजिटिव प्लेट 15 है तो नेगेटिव प्लेट 16 होगी, यानी जितनी भी नेगेटिव प्लेट है उससे एक कम पॉजिटिव प्लेट रखी जाती है। अब हम करते क्या हैं, सबसे पहले नेगेटिव प्लेट आएगी, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो इसी तरह से बाद में नेगेटिव, तो दोनों छोर पे नेगेटिव प्लेट होती है, जिससे पॉजिटिव प्लेट दोनों तरफ से नेगेटिव प्लेट से घिरी रहती है। सो प्लेटों की संख्या 11, 13, 17, 23, 25 आदि हो सकती है। प्रत्येक पॉजिटिव प्लेट दोनों ओर से कार्य कर सके, इसके लिए नेगेटिव प्लेटों की संख्या एक अधिक रखी जाती है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, दोनों प्रकार की प्लेटें शीशे की जाली से, ठीक है, दोनों प्रकार की प्लेटें शीशे की जाली से ही बनी होती है, और उनमें रेड लेड की लुगदी जमा की दी जाती है ना। बीच में क्या करता है, रेड लेड की लुगदी, तो आपसे पूछ सकता है, बताइए रेड लेड का फॉर्मूला Pb3O4 रेड लेड का फॉर्मूला माना जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सेल में डाइल्यूट H2SO4 यानी कि तनुगंधक अम्ल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करेंगे, और प्लेटों की तली पर टिकाने के लिए पात्र में गुटके भी बना दिए जाते हैं, है ना। पात्र में गुटके होते हैं, उन्हें आपस में शॉर्ट सर्किट से रोकने के लिए सेपरेटर, मैंने आपको बता दिया, सेपरेटर लगाते हैं। वेंट प्लग एक छिद्रयुक्त ढक्कन होता है, जिसके द्वारा क्या है, सारी गैस बाहर निकल सकें, और बाद में हम चाहे तो इसे सील पैक कर सकते हैं। बाद में अगर आपको एडिशनल H2SO4 डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। प्रारंभ में लेड एसिड सेल के दोनों इलेक्ट्रोड, ठीक है, प्रारंभ में जो लेड एसिड सेल है उसके दोनों इलेक्ट्रोड लेड सल्फेट ही होते हैं, परंतु जैसे ही रासायनिक क्रिया होती है, सेल चार्जिंग लेने लग जाता है, आवेशित होता है, तो लेड सल्फेट इलेक्ट्रोड स्पंजी लेड में
और लेड पेरोक्साइड जो पॉजिटिव है वो किस में परिवर्तित होता है, लेड पेरोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जो लेड सल्फेट है नेगेटिव प्लेट में तो स्पंजी लेड में और पॉजिटिव प्लेट में लेड पेरोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही विद्युत अपघट्य घोल यानी कि H2SO4 सांद्र होकर गंधक का अम्ल H2SO4 बन जाता है। ठीक है, जो डाइल्यूट था ना वो गंधक का अम्ल बन जाता है सांद्र। चलिए ये देखिए, ये आपका बर्तन है, ये नेगेटिव प्लेट है, लेड सल्फेट बन जाता है। पॉजिटिव प्लेट ये लेड सल्फेट का लेड पेरोक्साइड बन जाता है। ठीक है, और ये देखिए इस तरह से मैं इसकी चार्जिंग कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से करंट निकली नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यहाँ से चार्ज होती रहती है और डिस्चार्जिंग में यहाँ से डिस्चार्ज होती रहती है। तो ये था आपका लेड एसिड बैटरी। अब कौन कौन सी रासायनिक क्रियाएं केमिकल रिएक्शन होती है, सबसे पहले देखो फॉर्मिंग होना। तो जैसे ही सेल में आपने H2SO4 डाल दिया, ये क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये क्या है, जब जो डिस्ट्रीब्यूटर ये बनाता है प्रोडक्शन हाउस में जहाँ पे बनती है वहीं पे ये क्रिया प्रारंभ हो जाती है। लेड आपने डाल दिया Pb3O4, उसके साथ आपने H2SO4 डाल दिया, तो उससे ये क्रिया बन के क्या हो गया, जल अलग हो गया, PbO2 अलग हो गया, यानी कि लेड पेरोक्साइड अलग हो गया, सारी चीज़ें अलग हो गई। अब जब हम चार्जिंग करेंगे, जब हम चार्जिंग करना प्रारंभ करते हैं तब क्या होगा, देखिए सेल में तनुगंधक अम्ल भरने के 10-12 घंटे पश्चात ही उसे डीसी सोर्स से जोड़ा जाता है। जैसे आपने तनुगंधक अम्ल भर दिया, 10-12 घंटे के बाद हम उसे डीसी सोर्स से जोड़ेंगे, जिससे कि वैद्युतिक ऊर्जा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे रासायनिक ऊर्जा में एकत्रित किया जा सके, है ना। पानी जो बैटरी के अंदर किस ऊर्जा में एकत्रित रहती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। फिर इस कार्य के लिए सेल के पॉजिटिव सिरे को स्रोत से पॉजिटिव सिरे से सेल के पॉजिटिव को सोर्स के पॉजिटिव से तथा सेल के नेगेटिव को सोर्स के नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है। और सेल में निम्न रासायनिक क्रिया होती है, एनोड पर ये वाली और कैथोड पर ये वाली, है ना। पता है किसके बाद क्या बनेगा। अब डिस्चार्जिंग में क्या है, लोड से कनेक्ट कर दिया तो बैटरी डिस्चार्ज होना प्रारंभ हो जाएगी। सो एनोड पर ये वाली क्रिया होगी और कैथोड पर ये वाली क्रिया होगी। आपको इतना ध्यान रखना है। सिंपल आपसे पूछेगा, बताइए डिस्चार्जिंग के समय में एनोड पर कौन सी क्रिया होती है। सो लेड पेरोक्साइड बन जाता है ना, मैंने आपको ये बता दिया था कि लेड पेरोक्साइड PbO2 बन जाता है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और H2SO4 तो इसमें प्रेजेंट होता है डिस्चार्जिंग के टाइम पे। इससे आपका बन जाता है लेड सल्फेट और हाइड्रोजन के 2 एटम बन जाते हैं। ठीक है, और कैथोड पर भी इसी तरह से लेड ऑक्सीजन अलग और डाइल्यूट जो आपका H2SO4 है उसके फलस्वरूप लेड ऑक्साइड, देखिए यहाँ पे भी सेम बना, यहाँ पर भी सेम बन जाती है चीज़ें। सो इस तरह से इसकी चार्जिंग में डिस्चार्जिंग कर लेते हैं। अब दोबारा जब रिचार्ज करना है तो सेल के पूरी तरह डिस्चार्ज होने के बाद उसे डीसी सोर्स से जोड़ के पुनः चार्ज कर लिया जाता है। ये हो गया आपका सिंपल सा लेड एसिड बैटरी। ठीक है, अब लेड एसिड बैटरी भी थोड़ा अलग अलग टाइप के होते हैं, लेड कैल्शियम सेल बैटरी, लेड एंटीमन सेल। ये सेल कोरोजन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, है ना। कोरोजन यानी कि जंग लगने के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, इसमें जंग लगने का खतरा बहुत कम रहता है। लेड एंटीमनी सेल, तो एंटीमनी से प्रयुक्त करके निर्मित प्रवर्धित लेड एसिड सेल का मुख्य लाभ क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रोड की यांत्रिक क्षमता बढ़ जाती है, जल्दी टूटता फूटता नहीं है और इसकी सर्विस की आयु भी बढ़ जाती है ना। पूर्णतः डिस्चार्ज होने पर इन सेलों को आवेशित करना सरल होता है। थर्ड है वॉल्व रेगुलेटिंग लेड एसिड सेल, तो इन सेलों को सील्ड लेड एसिड सेल भी, यानी कि एकदम पूरी तरह से सील रहते हैं ये। इन सेलों का निर्माण इवेपोरेशन, गैसिंग इत्यादि दोषों के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रोलाइट हानि को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये थे आपके वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड सेल्स। एडवांटेज देखेंगे, यह उच्च धारा एवं निम्न आंतरिक प्रतिबाधा प्रदान करती है। इस सेल की दक्षता अन्य सेलों की तुलना में अधिक होती है। यह बाजार में बड़े आकारों एवं दक्षता में उपलब्ध है। ठीक है, लेड एसिड सेल क्या है, उच्च धारा एवं निम्न आंतरिक प्रतिबाधा प्रदान करते हैं। इन सेल की दक्षता अन्य सेलों की तुलना में अधिक होती है और ये बाजार में बड़े आकारों में दक्षता में उपलब्ध हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, चलिए। इस सेल को निष्क्रिय अवस्था में, ये जो सेल है इसे निष्क्रिय अवस्था में भंडारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, डिस्चार्जिंग करके इन्हें भंडारित नहीं किया जाता, यह वातावरण पर दुष्प्रभाव भी डालते हैं। अब कौन कौन से फॉल्ट इसमें आते हैं और उन्हें किस प्रकार से दोष किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा, बताइए सेडिमेंटेशन फॉल्ट कौन सी बैटरी में आता है, प्राइमरी में या सेकेंडरी में, तो ये सेकेंडरी में भी लेड एसिड बैटरी में। बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक मैं कराने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। डिफेक्ट्स एंड रेमेडीज क्या होती हैं, कैसे की जाती है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, लेड एसिड सेल की प्लेटें ठोस धातु की ना होकर, प्लेटें कैसी होती है, ठोस धातु की ना होकर रेड लेड यानी कि Pb3O4 की लुगदी से बनी होती है। सो चार्जिंग डिस्चार्जिंग करते समय लुगदी का कुछ भाग नीचे गिर जाता है और प्लेटों के शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। सो इसका निवारण क्या है, टाइम पे आप डिस्टिल वाटर डालते जाएं। सो सेडिमेंटेशन किस वजह से होता है, जो लुगदी होती है ना ये नीचे गिरती जाती है और शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो जाती है। इसे दूर करने का मेन तरीका क्या है, डिस्टिल वाटर समय समय पर डालते रहे, इससे आपका सेडिमेंटेशन की समस्या दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके सामने कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि वायुमंडल की नमी तथा अम्ल के छिटकने के कारण, जो वायुमंडल में नमी हुई तथा अम्ल के छिटकने के कारण सेल के संयोजकों पर
जो सेल है उन पर तांबे तथा लेड के ऑक्साइड की एक सफ़ेद नीली परत उत्पन्न हो जाती है। एक वाइट रंग की नीली परत उत्पन्न हो जाती है जो सेलों के संयोजकों का चालक तार से पूर्णतः संबंध स्थापित होने में बाधक बन जाती है। जो कि सेल के चालक तार हैं उनमें संबंध स्थापित नहीं हो पाता और यही फॉल्ट कोरोजन कहलाता है। अब कोरोजन को दूर करने के लिए क्या है, सेल के संयोजकों को गर्म पानी में भीगे कपड़े से समय समय पर साफ करते रहना चाहिए जिससे कि जंग ना लगे, और हो सके तो ग्रीस का पतला लेप चढ़ाने की भी कोशिश करें। अगला देखिए बकलिंग। लेड एसिड सेल को बहुत अधिक विद्युत धारा पर आवेशित करना अथवा विसर्जित करने पर उसकी प्लेटों के ऐंठ हो जाने पर, है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा चार्ज करोगे, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज करने पर उसकी प्लेटों में ऐंठ उत्पन्न हो जाता है जिससे शॉर्ट सर्किट की समस्या हो जाती है। इसीलिए हमेशा लेड एसिड बैटरी को 6 एम्पीयर से अधिक विद्युत धारा पर आवेशित नहीं करना चाहिए और 5 एम्पीयर से अधिक विद्युत धारा पर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बताइए लेड एसिड बैटरी को कितने वोल्ट पर चार्ज करते हैं, आपका आंसर होगा 6 वोल्ट। कितने वोल्टेज पर डिस्चार्ज करते हैं, 25 एम्पीयर, ठीक है, 6 एम्पीयर पे चार्ज, 25 एम्पीयर पे डिस्चार्ज करते हैं। सेडिमेंटेशन हो गया आपका, कोरोजन हो गया, बकिंग हो गया, अब होता है सल्फेशन। यदि किसी लेड एसिड सेल को 1 सप्ताह से अधिक तक उपयोग ना किया जाए तो प्लेटों का लेड सल्फेट कड़ा होने लगता है और सेल की रिचार्जिंग करना कठिन हो जाता है। इसीलिए कब सप्ताह में हर बैटरी को कम से कम एक बार चार्ज व डिस्चार्ज जरूर करें। इसी को सल्फेशन की क्रिया कहा जाता है। अन्य विवरण देखिए इसमें। पूर्ण आवेशित अवस्था में लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 2.2 वोल्ट पर सेल, और सेल को विद्युत धारा प्रदान करने की दानता प्लेटों के आकार तथा उसकी संख्या पर निर्भर करती है। एप्लीकेशन। लेड एसिड सेल का प्रयोग बैटरी के रूप में मोटर गाड़ियों, जैसे कि गाड़ी वगैरह होती है हमारी, रेलगाड़ी इत्यादि में उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करने के लिए एवं पुनरावेशित किए जाने सकने के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए, सो ये कुछ बैटरी थी निकल एसिड बैटरी, हमने कर लिया हमारा, ठीक है, मेन आपका हो गया। अब आप धीरे धीरे सारे जल्दी से समझेंगे। लेड एसिड बैटरी हो गया, अब बाकी की बैटरी आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाएगी। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा निकल आयरन सेल। निकल आयरन सेल क्या होता है, लेड एसिड सेल काफ़ी बड़े आकार वाले होते हैं। जो हमारे लेड एसिड सेल है क्या है, ये बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युतिक उपकरणों में जहाँ पुनरावेशित प्रकार के सेल उपयोग करने हैं वहाँ इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः ऐसे उपकरणों में जहाँ निकल आयरन सेल का प्रयोग किया जाता है ना, कहाँ पे, जहाँ पर छोटी आकार में आपको सेल चाहिए। इसीलिए निकल आयरन सेल को एडिशन सेल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेगा बताइए निकल आयरन सेल का पूरा नाम, तो एडिशन सेल, या फिर पूछेंगे बताइए एडिशन सेल का दूसरा नाम क्या है, या एडिशन सेल को किस अन्य नाम से भी जानते हैं, तो एडिशन सेल को निकल आयरन सेल के नाम से भी जाना जाता है। कंस्ट्रक्शन किस प्रकार होती है, इसमें एक स्टील के पात्र में निकल आलेपित स्टील की बेलनाकार पॉजिटिव प्लेट होती है ना, निकल का स्टील पर निकल की कोटिंग करके एक बेलनाकार स्टील की प्लेट में रख देते हैं बर्तन में। पॉजिटिव प्लेटें होती हैं ये प्लेटें निकल आलेपित स्टील की होती है। इन प्लेटों में निकल हाइड्रेट की लुगदी भी भरी जाती है। ये देखो डायग्राम दिखा दूं मैं आपको, ये रहा डायग्राम। सो इन प्लेटों में कुछ पॉकेट्स बना दी जाती है और उनमें आयरन हाइड्रेट जिसे कि FeOH2 का चूर्ण भर दिया जाता है, जो कि नेगेटिव प्लेट की भांति, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लेट क्या है, जो आपने निकल की प्लेटें डाली है ये पॉजिटिव प्लेट की भांति, और उसके बाद आपने जो आयरन हाइड्रेट का चूरा डाला, ये नेगेटिव प्लेट की भांति कार्य करता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपने क्या डाला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डाला है, तथा आप चाहें तो लिथियम हाइड्रेटाइड का मिश्रण भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देखो नेगेटिव प्लेटें डाल दी हमने, ठीक है। नेगेटिव प्लेटें क्या है आपकी, निकल की हैं, नेगेटिव प्लेट आपकी क्या है, आयरन हाइड्रेट की है। पॉजिटिव प्लेटें डाल दी यहाँ से मैंने, पॉजिटिव प्लेटों में निकल का इस्तेमाल किया है। पॉजिटिव ग्रेड होगा, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पोल है, फिलर कैप है, ये नेगेटिव पोल हो जाएगा। और उसके बाद ठोस स्टील का कंटेनर, ग्रेड सेपरेटर, सारी चीज़ें वही है, ज़्यादा इसमें अंतर नहीं आता है। अब चार्जिंग डिस्चार्जिंग की क्रिया इसमें कैसे होती है, ठीक है। एक बार आपको मतलब लेड एसिड मैंने बता दिया ना, तो लगभग सारा कुछ वैसा ही रहने वाला है। चार्जिंग देखिए, अब सेल तैयार हो जाने के बाद उसे DC सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने KOH मिलाया इसमें, किसके रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, तो K पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव में विभक्त होगा। देखिए एनोड पर मैंने क्या मिलाया, एनोड पर मैंने कौन सा मटेरियल मिलाया था, आप बताइए, निकल मिलाया, ठीक है। तो देखिए निकल के साथ जब भी क्रिया करेगा तो ये बना देगा NiOH4, और जब भी कैथोड पर क्रिया करेगा तो कैथोड पर आपने कौन सा चूर्ण मिलाया, आयरन हाइड्रेट यानी कि FeOH2, और ये क्रिया करेगा पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव यानी कि K+ के साथ, और ये नेगेटिव के साथ करा तो ये नेगेटिव है, ठीक है। सो एनोड पर नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव आपने दिया है। अब इस प्रकार चार्जिंग क्रिया के पश्चात पॉजिटिव प्लेटें निकल हाइड्रोक्साइड और नेगेटिव प्लेटें फेरस की बन जाती है ना। देखो एनोड पर पॉजिटिव प्लेटें किसकी बन गई आपके सामने, निकल की, ठीक है, निकल की, और नेगेटिव प्लेटें फेरस की यानी कि आयरन की बन गई।
डिस्चार्जिंग के समय पे क्रियाएं, यानी कि डिस्चार्जिंग के टाइम पे कौन कौन सी रिएक्शन होगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका रिचार्जिंग। सो सेल के डिस्चार्ज हो जाने के बाद उसे डीसी सोर्स से जोड़कर पुनः चार्ज कर लिया जाता है, यानी कि सेल डिस्चार्ज हो गया उसके बाद उसे पुनः जोड़कर चार्ज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एडवांटेज, इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होता है, तो ये तो नॉर्मल है, सबका वोल्टेज दे रखा है। स्टील की प्लेटें काफ़ी मजबूत होती हैं, इसलिए क्षारीय सेल की आयु, यानी कि आपका जो निकल आयरन सेल होता है इसकी आयु बहुत अधिक होती है ना। निकल आयरन की लेड एसिड की तुलना में अधिक आयु होती है, और ये अधिक समय तक डिस्चार्जिंग स्टेट में से अपन ज़्यादा समय तक डिस्चार्जिंग स्टेट में रख सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। बात करें डिसएडवांटेज की, तो लेड एसिड सेल की अपेक्षा इसकी विद्युत धारा प्रदान करने की क्षमता कम होती है ना। अगर लेड एसिड की बात करें तो इसमें विद्युत करंट प्रोवाइड करने की क्षमता बहुत कम होती है और इसका आंतरिक प्रतिरोध भी अधिक होता है। देखिए निकल आयरन सेलों में डिफेक्ट क्या है, निकल आयरन सेलों में सल्फेशन, कोरोजन एवं बकलिंग के दोष तो नहीं होते, परंतु इसमें सेडिमेंटेशन, वो तो है ना, लुगदी होती है, झड़ के नीचे गिरने लगती है, उसकी क्रिया होती है। तो उसकी क्रिया के नियंत्रण के लिए समय समय पर इस पर आपने जो भी इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया है वो डालते रहें। एप्लीकेशन इसका ट्रक, रेलवे, कार, लाइटिंग एवं एयर कंडीशनिंग आदि में किया जाता है। अब देखें निकल आयरन सेल, लेड एसिड और निकल आयरन सेल में अंतर क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखिए लेड एसिड बैटरी में एम्पियर आवर क्षमता अधिक होती है जबकि निकल आयरन में कम होती है। लेड एसिड सेल में वोल्टेज 2.1 तक होता है जबकि इसमें 1.2 तक, अपोजिट है, ठीक है। लेड एसिड सेल में डिस्चार्जिंग में इसका वोल्टेज 1.8 होता है जबकि निकल आयरन में डिस्चार्जिंग वोल्टेज 1.11 वोल्ट पर सेल होता है। बात करें हम लोग, देखिए लेड एसिड सेल की, लेड एसिड सेल वजन में भारी होता है जबकि निकल आयरन सेल वजन में हल्का होता है। लेड एसिड का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है जबकि निकल आयरन का इंटरनल रेजिस्टेंस अधिक होता है। लेड एसिड की चार्जिंग के टाइम पे अधिक समय लगता है जबकि इसकी चार्जिंग में कम समय लगता है। लेड एसिड का मूल्य कम है, निकल आयरन का मूल्य अधिक है। लेड एसिड की दक्षता बहुत अधिक है, 90 to 95%, जबकि निकल आयरन की दक्षता 72 से 80% है। इसको लगातार देखभाल की आवश्यकता है मगर निकल आयरन को लगातार देखभाल की आवश्यकता नहीं है। चार्जिंग के समय इसमें से गैस निकलती है मगर निकल आयरन में चार्जिंग के समय किसी भी प्रकार की गैस नहीं निकलती है। तो अंतर के आधार पर आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बेकार है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निकल कैडमियम सेल। चलिए जो नेक्स्ट हमारा टाइप रहने वाला है निकल कैडमियम सेल पढ़ेंगे हम अगला। देखिए ठीक है, अभी तक हमने निकल लेड एसिड और निकल आयरन सेल के बारे में पढ़ लिया था। अब जो निकल कैडमियम सेल होता है, इस सेल में पॉजिटिव प्लेट है तो निकल लोह क्षारीय होती हैं, ठीक है। जो आपने इससे पहले पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था अपन ने इससे पहले, लेड एसिड वाला पढ़ा था, उसके समान ही पॉजिटिव प्लेटें लेड की बनी होती हैं, परंतु नेगेटिव प्लेटें सक्रिय पदार्थ के रूप में कैडमियम ऑक्साइड तथा लोहे के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। सो निकल कैडमियम सेल में पॉजिटिव प्लेटें तो निकल लोह क्षारीय सेल के समान ही होती है, पर नेगेटिव प्लेटें कैडमियम ऑक्साइड की, इसलिए इसका नाम क्या है, निकल कैडमियम, ठीक है। अब कैडमियम का प्रयोग करने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो घट जाता है। सेल का जैसे आप कैडमियम का प्रयोग करने से इंटरनल रेजिस्टेंस की अभी हमने बात की थी कुछ देर पहले, लेड एसिड बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है पर निकल आयरन का इंटरनल रेजिस्टेंस अधिक था, इसीलिए मैंने कैडमियम का प्रयोग करा हम लोगों ने, जिससे कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया और करंट आसानी से फ्लो पाएगी। अब चित्र में देखिए आपको निकल कैडमियम जो पूरा दिखाया गया है। सो सारा कुछ डायग्राम लगभग सेम रहता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। ये देखिए आपका कंटेनर लगा दिया, एबोनेट स्पेयर, एबोनेट की प्लेट, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, वेंट प्लग, आवरण। सो सारी चीज़ें लगभग समान ही रहती है, जो कि मैंने लेड एसिड बैटरी में आपको वर्किंग बता दी थी। संरचना की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट निकल आयरन सेल के समान ही इस सेल की प्लेटें समूहों में जुड़ी होती है, ठीक है। जैसे हमारी इससे पहले निकल आयरन वाला था, उसी के समान इसकी प्लेटें ग्रुप में जुड़ी रहती हैं। दोनों में अंतर केवल क्या है कि निकल कैडमियम सेल में, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, निकल कैडमियम सेल में पॉजिटिव प्लेटों की संख्या नेगेटिव प्लेटों से अधिक होती है। यहाँ पे पहले देखो, पहले नेगेटिव प्लेटें दिखती, मगर अब पॉजिटिव प्लेटें क्या होगी, अधिक होंगी। पॉजिटिव प्लेटें अधिक होंगी और नेगेटिव प्लेटें कम पाई जाएंगी, ठीक है, नेगेटिव प्लेटें कम पाई जाएंगी। तथा पात्र में विद्युत रूप से जुड़ी रहती है और सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। तो ये वोल्टेज ध्यान रखना है, लेड एसिड बैटरी का वोल्टेज 2.1 था, निकल आयरन का वोल्टेज 1.2 था, और लेड जो हमारे नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग निकल कैडमियम, इसका भी वोल्टेज कितना होता है, 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होता है। रासायनिक क्रिया वही चार्जिंग डिस्चार्जिंग की, आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी, क्योंकि हम इसमें कैडमियम इस्तेमाल कर लिया तो कैडमियम के साथ आपको डिस्चार्जिंग करानी पड़ेगी नेगेटिव प्लेट पर, ठीक है। तो ये सारा पढ़ लेंगे। बात करें एडवांटेज की, कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं पीडीएफ की, जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा लिंक है, ये देखिए, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इस लिंक पे अगर आप जाएंगे,
अभिषेक जैन 11 के नाम से आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगी इजीली, ठीक है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस प्रकार की जो बैटरी है यानी कि निकल कैडमियम बैटरी का जीवन काल सर्वाधिक होता है, ठीक है, सर्वाधिक जीवन काल इन्हीं बैटरियों का होता है। इन सेल का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ उच्च क्षमता एवं उच्च डिस्चार्ज की आवश्यकता होती है। चलिए, हानि, ये सेल महंगे होते हैं और वातावरण को प्रदूषित भी करते हैं, ठीक है, वातावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ महंगे भी होते हैं, ये इसके नुकसान हो गए। अगला देखेंगे हम लोग सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल काफ़ी अच्छे होते हैं, ये भी एक सेकेंडरी सेल ही होता है। सोलर सेल काफ़ी लोगों ने देखे होंगे। विभिन्न सोलर सेलों के समूह से सोलर बैटरी का निर्माण होता है। जो अलग अलग सोलर सेल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रुपों में सोलर सेल की बैटरी को जोड़ा जाता है और उसके बाद सोलर बैटरी का निर्माण होता है। ये सूर्य से रोशनी लेता है और इसमें अर्धचालक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? सिलिकॉन व जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन व जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर मटेरियल के रूप में, जो प्रकाश की ऊर्जा को, सोलर सेल सन की हीट एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अब किस प्रकार से इसकी वर्किंग रहती है देखिए, किसी भी सोलर सेल के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले विद्युत वाहक बल का मान अचालक पदार्थ जो सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन या जर्मेनियम है, इसकी परमाणु संरचना तथा क्रिस्टल की संरचना पर निर्भर करता है। जैसे इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो इनमें से फोटोजनित धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, एक फोटोयुक्त करंट फ्लो होती है जो कि प्रकाश किरणों की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार से लोड के सिरों पर वह विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना, लोड के सिरों पर जहाँ पे भी अपने लोड से कनेक्ट कर रखा है वायर, वहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और इस प्रणाली में स्टोरेज बैटरियाँ ही प्रयोग की जाती हैं, क्योंकि जब सूर्य नहीं होगा उस समय क्या होगा, बैटरियों से सप्लाई ली जाएगी। तो ये देखो सोलर प्लेट होती है, सीधे यहाँ पे किरण पड़ती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। लाभ क्या है? सबसे पहली बात तो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और नवीनीकरण ऊर्जा बिल्कुल सस्ती फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सोलर सेल जो इस्टेब्लिश करता है प्लांट बहुत ज़्यादा महंगा होता है और ये केवल सूर्य मिलता है उसी समय ऊर्जा देगा, जब सूर्य की रोशनी नहीं है तभी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं देखो, जनरली मैं बताऊँ जो पॉकेट कैलकुलेटर वगैरह होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। गाँव में, रेलवे स्टेशन पर, छोटी प्रयोगशाला में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैद्युतिक भारों में भार संतुलन हेतु रात्रि के समय वायरलेस सेट, टेप रिकॉर्डर और रेडियो टेलीविजन चलाने में भी सोलर सेल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ सेल के बारे में सारी जानकारी, ठीक है। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल सारे मैंने आपको एक एक करके पढ़ा दिए। टाइप्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, वहाँ से देख लेंगे। फिर भी एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सेल दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी टाइप के सेलों में मैंने आपको पढ़ा दिया था वोलेटाइक सेल, डैनियल सेल, उसके बाद लेक्लांशी सेल था, उसके बाद ड्राई सेल पढ़ाया था, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, क्षारीय सेल, ठीक है। ये कुछ सेल अपने पढ़े थे प्राइमरी में। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सेलों की। सेकेंडरी सेलों में हमने अभी तक 3 सेल पढ़े, 4 सेल पढ़ लिए। सबसे पहला आपका कौन सा सेल था? सबसे पहला था लेड एसिड, ठीक है। उसके बाद था आपका निकल आयरन सेल, उसके बाद था निकल कैडमियम और लास्ट हमने पढ़ा सोलर सेल, ठीक है। ये भी सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल की श्रेणी में इसे क्यों डाला? क्योंकि ये चार्ज और डिस्चार्ज दोनों किया जा सकता है। अब चलिए देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में कुछ अंतर। यह तुरंत विद्युत वाहक उत्पन्न करते हैं, मगर इसे पहले थोड़ा चार्ज करना पड़ता है, उसी के बाद विद्युत वाहक, यानी कि इसमें पहले से ही चार्ज होता है ना, इसलिए ये तुरंत चार्ज करता है। अगला देखो, इन्हें दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता, जबकि सेकेंडरी को दोबारा चार्ज किया जा सकता है। ये छोटे छोटे सेल होते हैं, वजन में हल्के, लेकिन ये वजन में काफ़ी भारी होते हैं। इनका ईएमएफ कम होता है, इनका ईएमएफ अधिक होता है, जो चार्ज करने वाले हैं सेकेंडरी। ये निम्न दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकते हैं और ये उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करते हैं। प्राइमरी सेल एक बार बेकार हो जाने पर फेंक दिए जाते हैं, परंतु यह दोबारा चार्ज काम में लिए जा सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, ठीक है। जो सेलों के अलग अलग समूह, जो भी हम बैटरी बना रहे थे अभी तक, उन्हें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो इन्हें सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। अब इन्हें अलग अलग क्रम में, यानी कि सीरीज कैसे होते हैं देखो, इस तरह से मैंने जोड़े, ये हो गया सीरीज। बात करते हैं पैरेलल में किस तरह से जोड़ा जाता है, देखो ये होता है पैरेलल, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को सीरीज और पैरेलल का अंतर समझ आना चाहिए। ये हो गया सीरीज, पहले वाला सीरीज था, और ये पैरेलल होता है, ठीक है। तो हम लोग सीरीज ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सीरीज में देखिए डायग्राम दिख रहा है, ये तो आपका क्या है? लोड है, जिससे मैंने बैटरी से लोड से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी को कनेक्ट कर दिया। सो अधिक विद्युत वाहक बल, अधिक से अधिक विद्युत बल प्राप्त करने के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप वोल्टेज को सीरीज में, वोल्टेज क्या होता है? ऐड होता जाता है, ठीक है। सीरीज में वोल्टेज ऐड होगा, मान लो यहाँ 2 या 3 या 5 है, तो टोटल आपका 10 वोल्टेज हो जाएगा। मगर यदि पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है? ये देखो, ठीक है। पैरेलल में देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका है पैरेलल। पैरेलल में अगर मान लो यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, और जबकि सीरीज में जुड़ता जाता है। सो अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत वाहक बल चाहिए, तो आपको हमेशा सीरीज में ही सेल जोड़ने पड़ेंगे,
एक सेल का पॉजिटिव नेगेटिव सिरा दूसरे के पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से इस तरह से हम सेल जोड़ देंगे। तो डायग्राम से आपको जोड़ना आना चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ी बात, सीरीज में सारे सेल जोड़ तो दिया आपने, मगर इसका सम किस तरह से निकालोगे। सो टोटल विद्युत वाहक बल, सभी सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होगा, ET, यानी कि टोटल विद्युत वाहक बल होगा N×T, यानी कि जितने भी N, कितनी बैटरियाँ हैं, मान लो मैंने 5 सेल लगाए और हर सेल का 5 वोल्ट है, तो टोटल 25 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए सभी लोगों को। चलिए देखिए कुल आंतरिक प्रतिरोध, अब टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो जितने भी प्रतिरोध लगाए हैं उसको और प्रत्येक का कितना प्रतिरोध है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अब टोटल करंट का फॉर्मूला क्या सभी लोगों को पता है, V/R। ठीक है, V/R। तो V आपका कितना है, N×E। ठीक है, जितने भी वोल्ट की सेल बैटरी आपने लगा रखी है, कितनी बैटरियां लगा रखी है और कितने वोल्ट की पर बैटरी है, ये हो गया आपका टोटल वोल्टेज। रेजिस्टेंस की बात करें तो कितने रेजिस्टेंस लगाएं और हर रेजिस्टेंस में प्रतिरोध कितना है, और ये अलग से जो आपने लोड रेजिस्टेंस लगाए वो। ठीक है, ये हो गया टोटल करंट निकालने का फॉर्मूला, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अब बात करें पैरेलल में, तो पैरेलल में किस तरह से जोड़ा जाता है, अधिक मान की विद्युत धारा, यानी कि आपको अगर ज़्यादा करंट चाहिए तो करंट ज़्यादा चाहिए उस समय हम पैरेलल कनेक्शन लेंगे, अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए, मतलब आपको बहुत ज़्यादा समय तक विद्युत धारा चाहिए तो पैरेलल कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस संयोजन में सभी सेलों के पॉजिटिव्स एक बिंदु पर, ठीक है, सबके पॉजिटिव को एक साइड में कनेक्ट कर देते हैं और सभी के नेगेटिव को दूसरे साइड पे कनेक्ट करके लोड से जोड़ दिया जाता है। अब इसमें टोटल प्रतिरोध तो एक ही प्रतिरोध होगा ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं भाई, अगर इधर 5 वोल्ट है तो इधर भी 5 और इधर भी 5 वोल्ट होगा। सो टोटल वोल्टेज एक वोल्टेज के बराबर ही होगा। बात करें टोटल रेजिस्टेंस की, तो एक का प्रतिरोध कितना है और उसे सब में विभक्त कर दो, कितने रेजिस्टेंस आपने प्रयोग किया उससे भाग देने पर टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, और फॉर्मूले में पुट करने के बाद आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरी। अब मिश्रित समूह देखो, ये क्या हो गया, सीरीज, ये सीरीज के दो कनेक्शन को मैंने पैरेलल में अगर जोड़ देंगे तो इससे क्या होगा, एक तो हमें अधिक वोल्टेज मिलेगा और अधिक समय के लिए मिलेगा, अधिक वोल्टेज अधिक समय के लिए मिलेगा, इसीलिए मैं मिक्स का यूज़ करेंगे। देखिए अधिक विद्युत वाहक बल एवं अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए मिश्रित यानी कि मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल का यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल आपका क्या है, सीरीज की तरह और पैरेलल का मिक्स रहेगा, सीरीज और पैरेलल का मिक्स रहेगा। जब टोटल EMF निकालेंगे तो N×E करेंगे और करंट निकालते टाइम NR/M कर देंगे। सो आई होप ये सारी चीज़ें है ना, हार्ड नहीं ज़्यादा, आप लोग एक बार देखेंगे ईजिली समझ आ जाएगा। अब सेल और बैटरी से संबंधित कुछ पद होते हैं वो हमें ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला है बैटरी की क्षमता। किसी भी बैटरी की क्षमता क्या होती है, देखिए बैटरी की क्षमता को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, कोई बैटरी कितने एम्पियर की है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, और वो कितने घंटे चल रही है। सो एम्पियर इंटू घंटे, इसे ही क्या कहते हैं, AH। ठीक है, एम्पियर इंटू बैटरी की क्षमता आप क्या बोलोगे भाई, 50 एम्पियर घंटे की, 10 एम्पियर घंटे की, 5 एम्पियर घंटे की, तो पर घंटे कितना एम्पियर देगी, वही होता है बैटरी की क्षमता। चलिए अब ये भी दो प्रकार की होती है, फुल कैपेसिटी और नॉर्मल। फुल कैपेसिटी में फुल चार्ज अवस्था से फुल डिस्चार्ज अवस्था तक नापी गई क्षमता पूर्ण क्षमता कहलाती है। सो फुल चार्ज से लेकर फुल डिस्चार्ज तक की अवस्था क्या कहलाती है, फुल कैपेसिटी कहलाती है। परंतु ये क्षमता व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाने के बाद बैटरी को चार्ज करना बहुत ज़्यादा कठिन, कभी भी बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं किया जाता। बात करें नॉर्मल कैपेसिटी की, तो सेकेंडरी सेल के संबंध में पूर्ण चार्ज अवस्था को 1.8 वोल्टेज पर सेल डिस्चार्ज अवस्था तक नापी गई है, यानी कि पूर्ण चार्ज की अवस्था से 1.8 वोल्ट प्रति सेल डिस्चार्ज अवस्था तक नापी गई क्षमता सामान्य क्षमता कहलाती है। अभी देखो यदि किसी बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता 72 है तो इसका अर्थ क्या है, उससे 7.2 एम्पियर करंट 10 घंटे तक प्राप्त की जा सकती है ना, यानी कि 7.2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 72 एम्पियर आवर आया। 72 एम्पियर आवर क्षमता है, यानी कि 7.2 एम्पियर विद्युत धारा को 10 घंटे तक प्राप्त की जा सकती है। परंतु बैटरी से 72 एम्पियर विद्युत धारा 1 घंटे तक प्राप्त नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि किसी भी बैटरी की अधिकतम विद्युत धारा प्रदान करने की दर निर्धारित दी जा सकती है, बट इससे क्या होगा, बैटरी खराब हो जाएगी मेरी, इससे क्या होगा, बैटरी खराब हो जाएगी, बैटरी को नुकसान होगा। देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यदि कोई बैटरी 5 एम्पियर विद्युत धारा 15 घंटे तक प्रदान करें, 5 एम्पियर विद्युत धारा 15 घंटे तक प्रदान करे तो उसकी क्षमता क्या होगी, और यदि 7.5 एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त की जाए तो बैटरी कितने घंटे चलेगी। देखिए पहले तो 5 एम्पियर विद्युत धारा थी 15 घंटे, तो क्या हो गई, देखो आवर दे रखा है और एम्पियर दे रखा है, तो एम्पियर आवर क्या हो गया, 75 एम्पियर आवर। अब मान लो यदि विद्युत धारा 7.5 एम्पियर है, विद्युत धारा 7.5 एम्पियर है, यहाँ पे दे रखा है ना आपको, तो घंटे कितने होंगे, है ना। अब देखो आवर निकालना है आपको, पहले तो विद्युत धारा दे रखी थी आपको, आवर कैसे निकालेंगे, ध्यान दें, क्षमता आपको कितनी आगे निकल गई, 75,
तो 75 में अगर ए का भाग दे दूँ करंट का तो मेरा आवर्स निकल जाएंगे ना, टोटल आवर कितना आ गया 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे निकल जाएगा। इस तरह के इजी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिनका कि आपको आंसर देना है। सो अब हम पढ़ेंगे बैटरी की दक्षता। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा है एफिशिएंसी। ठीक है, बैटरी की एफिशिएंसी किस प्रकार से नापी जाती है। सो बैटरी में दो तरह की एफिशिएंसी होती है, एम्पीयर आवर एफिशिएंसी और वाट आवर एफिशिएंसी। सो कोई भी बैटरी डिस्चार्जिंग कितनी एम्पीयर रेट पे होती है एम्पीयर आवर पे, और चार्जिंग कितने एम्पीयर आवर पे होती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एम्पीयर आवर एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए डिस्चार्जिंग एम्पीयर इंटू आवर, चार्जिंग एम्पीयर इंटू आवर, और 100 से मल्टीप्लाई करने पर आपको पता है एफिशिएंसी आ जाती है। नेक्स्ट आता है वाट आवर एफिशिएंसी। तो किसी भी बैटरी की डिस्चार्जिंग में कितने वाट आवर लगते हैं या फिर चार्जिंग में कितने वाट आवर लगते हैं, उसी के रेशो को कहते हैं वाट आवर एफिशिएंसी। इसका भी फॉर्मूला दे रखा है, बिल्कुल एम्पीयर आवर के तरह ही होता है लगभग। ठीक है, बट वाट का आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। वाट इज इक्वल टू क्या था, वी आई के रेशो को वाट यानी कि पावर, किसी की भी पावर वाट में नापी जाती है, और वाट का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई। ठीक है, वी इंटू आई डीसी के केस में, एसी के केस की बात करें तो वी आई कॉस फाई होता है। ठीक है, मगर यहाँ पे हम बैटरी डीसी में होती है इसीलिए देखो वी और आई लिखा है हमने। चलिए, अब देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है अपने सामने, किसी लेड एसिड बैटरी को 2.0 वोल्ट पर 6 घंटे तक 30 एम्पीयर विद्युत धारा पर डिस्चार्ज किया जाता है। सो ये हमसे वाट आवर एफिशिएंसी पूछेगा, तथा बैटरी को सामान्य अवस्था में लाने के लिए 40 एम्पीयर की विद्युत धारा दर से 2.5 वोल्ट पर 5 घंटे तक चार्ज किया जाता है। सो एम्पीयर आवर और वाट आवर तो दोनों निकाल सकते हैं ना। देखिए, करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, और हमें टाइम दे रखा है। सो सबसे पहले हम लोग एम्पीयर आवर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वी आई इंटू एच वाला, उससे ये निकल जाएगा। और जब वी भी दे रखा है तो वी इंटू आई इंटू एच वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे हमारा वाट आवर की एफिशिएंसी निकल जाएगी। आप सभी लोग अपने घर पे करने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट है बैटरी को चार्ज। आपको पता है कि बैटरी को चार्ज किस तरह से करना है ना। अब इसी के बहुत सारे टॉपिक हैं। देखिए, बैटरी को चार्ज करने के लगभग हमारे सामने 4 तरीके हैं। कौन कौन से हैं, कैसे कैसे बैटरी को चार्ज किया जाता है, देखिए। सो सेकेंडरी सेलों को चार्ज किया जाता है, तो सेकेंडरी सेल अथवा बैटरी के निर्माण के बाद चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त बैटरी का आवेश यानी कि चार्ज अगर घट गया है तो समाप्त हो जाने पर उसे पुनः आवेशित भी करना पड़ता है। इस कार्य के लिए डीसी सोर्स, बैटरी चार्ज किससे होती है, डीसी सोर्स से। यदि डीसी सोर्स उपलब्ध ना हो तो क्या करेंगे, पहले एसी करंट को रेक्टिफायर से डीसी में परिवर्तित करेंगे और बैटरी को चार्ज करेंगे। अब चार्ज करने की कुछ विधियाँ हैं। सबसे पहला स्थिर धारा चार्जिंग। देखिए, ये क्या है, मेरी बैटरी लगी है, फ्यूज़ लगा दिए, 220 की डीसी सप्लाई दे दी, और ये स्विच और लैंप लगा दिया। ठीक है, हर स्विच के साथ एक मैंने लैंप कनेक्ट कर दिया। सो इस विधि में चार्जिंग धारा का मान नियत रखा जाता है। जो चार्जिंग करंट, आप हमेशा ध्यान रखना, बैटरी को कांस्टेंट वोल्टेज पर चार्ज किया जाता है, तो चार्जिंग करंट का मान नियत रखा जाता है, इसलिए यह स्थिर धारा चार्जिंग कहलाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड, स्थिर करंट चार्जिंग मेथड यानी कि स्थिर धारा चार्जिंग मेथड कहा जाता है। इसमें एक या अधिक बैटरीज को सीरीज में, एक से ज़्यादा बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करके एक लैंप बोर्ड के श्रेणी क्रम में 110 या 220 सप्लाई वोल्ट से कनेक्ट किया जाता है। देखो, चाहो तो एक बैटरी लगाओ, चाहो तो आप सीरीज में कितनी भी बैटरी लगा सकते हैं। अब इसमें स्टार्टिंग की स्टेज में धारा को बैटरी की एम्पीयर आवर क्षमता के 10वें भाग के बराबर रखा जाता है। स्टार्टिंग में चार्जिंग करंट कितनी होती है, जितने भी बैटरी की एम्पीयर आवर क्षमता है उसका 10वां भाग। जैसे ही बैटरी आधे से अधिक चार्ज हो जाती है तो लैंप बोर्ड के द्वारा क्या करते हैं, चार्जिंग करंट का मान घटा देते हैं। जैसे ही चार्जिंग बैटरी की आधी चार्ज हो गई तो चार्जिंग करंट का मान घटा दो। अब बैटरी का विद्युत वाहक बल सोर्स विद्युत वाहक बल की अपेक्षा काफ़ी कम होने के कारण इस विधि में वैद्युतिक शक्ति वोल्टेज ड्रॉप करने में अनावश्यक रूप से व्यय नहीं होती, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। सो इस विधि का उपयोग करके अनेक बैटरी को एक साथ चार्ज करने के लिए किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए एक साथ अनेक बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन से विधि का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी विधि है, स्थिर धारा चार्जिंग विधि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्थिर वोल्टेज चार्जिंग मेथड। अब करंट को कांस्टेंट रखा था, अब हम रखेंगे वोल्टेज को कांस्टेंट। तो इस विधि में चार्जिंग वोल्टेज का मान पूर्ण चार्जिंग में कांस्टेंट ही रखा जाता है, इसीलिए ये पूर्णतः कांस्टेंट चार्जिंग मेथड कहलाता है। अब चार्जिंग वोल्टेज का मान जो कि चार्ज कर रहे हैं बैटरी वोल्टेज से कुछ अधिक रखा जाता है, मगर जैसे मान लो बैटरी अगर 6 वोल्ट की है तो चार्जिंग 7 वोल्ट पे करूँगा और कॉन्स्टेंटली 7 वोल्ट पे ही रखा जाएगा। उदाहरण के लिए 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए सोर्स का मान 15 वोल्ट, कुछ भी 1 वोल्ट ज़्यादा रखा जाएगा। बैटरी चार्जिंग के लिए सामान्यतः डायनामो प्रयोग किया जाता है। सो बैटरी चार्जिंग के लिए वो कांस्टेंट वोल्टेज में डायनामो का प्रयोग किया जाएगा, जैसे मोटर कार, बस, ट्रक आदि में। इसमें प्रारंभिक करंट का मान तो अधिक रहता है, प्रारंभ के समय करंट का मान अधिक रखा जाएगा, और जैसे जैसे बैटरी चार्ज हो जाएगी धीरे धीरे करंट का मान घटाते जाते हैं। अब इस विधि का प्रयोग, वोल्टेज स्थिर वोल्टेज है, सो एक साथ पैरेलल में बहुत सारी बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। ट्रिकल चार्जिंग यानी कि धीरे धीरे। देखिए, सल्फेशन क्या होता है, सल्फेशन की क्रिया मैंने आपको बताई थी, है ना। सल्फेशन की बताइए, कमेंट मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए।
जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे प्राइमरी सेल के बारे में, तो प्राइमरी सेल में ही फॉल्ट आता है जिसे हम जानते हैं सल्फेशन फॉल्ट के नाम से। प्राइमरी सेल में एक फॉल्ट आता है जिसे हम सल्फेशन फॉल्ट के नाम से जानते हैं। इस सल्फेशन फॉल्ट के अंदर क्या होता है? सल्फेशन फॉल्ट में होता है जब आप बैटरी को एक सप्ताह या उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सल्फेशन दोषयुक्त लेड एसिड बैटरी को अगर पुनः कार्य की अवस्था में लाना है तो उसे निम्न एकदम लो करंट देंगे, लगभग 2 से 3% इस पर चार्ज की जाती है, तो वो चार्जिंग कहलाते हैं ट्रिकल चार्जिंग। तो सल्फेशन युक्त बैटरी को दोबारा चलाने के लिए ट्रिकल चार्जिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसे चार्ज करने में एक सप्ताह व इससे भी अधिक समय लगता है, क्योंकि फुल चार्जिंग करंट का मैं सिर्फ 2 से 3% ही देता हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इन बैटरीज़ को चार्ज होने में। ठीक है, जिनका सल्फेशन हो चुका है, जिन्हें बहुत टाइम से मैंने ऑन नहीं किया है। अगला है हमारा रेक्टिफायर विधि। रेक्टिफायर विधि के द्वारा कैसे हम चार्ज करते हैं, देखिए जब एसी सोर्स उपलब्ध हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसे चार्ज करेंगे। सो ये हो गया आपका रेक्टिफायर मेथड। अब रेक्टिफायर मेथड में सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर लगाएंगे, क्योंकि सप्लाई का वोल्टेज आता है 230 240 वोल्ट और हमें चाहिए 12 या 6 वोल्ट, तो इसे ट्रांसफार्मर के थ्रू, ठीक है, ये होता है आपका ट्रांसफार्मर के थ्रू हाई वोल्टेज को पहले लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर आपके पास आगे आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो कि वोल्टेज को, ठीक है, वोल्टेज को या तो अप भी कर सकता है या फिर डाउन भी कर सकता है, किसी भी रेशियो में मुझे दे सकता है। तो सबसे पहले मैं 230 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट 12 वोल्ट या 6 वोल्ट ले लूँगा। और रेक्टिफायर क्या होता है दोस्तों, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करने का कार्य करता है रेक्टिफायर। ठीक है, चलिए वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। करंट रेगुलेटर की सहायता से करंट को 3, 6, 12 एम्पीयर पर सेट करके प्राप्त किया जा सकता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है और अमीटर करंट नापता है। अब चार्जिंग करते समय चार्जिंग की अवस्थाएं क्या क्या होती है ना, हम लोग 400 कर रहे हैं बैटरी, मगर कौन कौन सी कंडीशन होगी, देखिए 3 कंडीशन होती है। सबसे पहला है फुल चार्जिंग। सो इस अवस्था में बैटरी का विद्युत भागफल लगभग 2.2 वोल्ट पर सेल तथा उसके इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.25 से 1.8 हो जाता है। और इसके अतिरिक्त फुल चार्ज की अवस्था में बैटरी के छिद्र में से गैस के बुलबुले, क्योंकि बैटरी फुल चार्ज हो गई तो क्या होगा, लगातार बुलबुले बाहर निकलते रहेंगे। हाफ चार्जिंग, इस अवस्था में बैटरी का वोल्टेज पहले फुल में 2.2 था, यहाँ पे 2.0 से 2.15 वोल्ट पर सेल रहेगा। अपेक्षित घनत्व भी थोड़ा बढ़ जाएगा, 1.20 से 25 रहेगा। और गैस के बुलबुले कम निकलेंगे क्योंकि अभी पूरी तरह से चार्ज नहीं है, ये ऊपर तक नहीं पहुँचा। डिस्चार्ज अवस्था में वोल्ट रहेगा 2.0, अपेक्षित घनत्व 1.18 और बुलबुले बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। बैटरी को नापने के लिए कौन कौन से, मतलब बैटरी के टेस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से उपकरण होते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर एक बहुत ही जाना माना उपकरण है। इसका प्रयोग अपेक्षित घनत्व नापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर एक टेस्ट ट्यूब की तरह होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, अपेक्षित घनत्व नापने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ का आपको अगर अपेक्षित घनत्व नापना है तो हम इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोमीटर का। आपसे सिंपल पूछा जाएगा, बताइए बैटरी का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करोगे, अमीटर, वोल्टमीटर या हाइड्रोमीटर। आप क्या टेक करोगे, हाइड्रोमीटर। नली के ऊपरी सिरे पर एक रबर कॉर्क तथा एक रबर का बल्ब लगा होता है जिससे हमें पता पड़ जाता है। और नली के निचले सिर पर एक कॉर्क तथा, तो हमें इतनी इसमें ध्यान देने की बात नहीं है। ठीक है, इतना हमें बीच में नहीं घुसना है इसके। डेंसिटी क्या होती है, यानी कि अपेक्षित घनत्व किसी भी चीज़ का द्रव्यमान, मान लो कोई 5 किलो की चीज़ है मगर वो जगह कितना घेरेगी, आयतन कितना होता है ना, एक लीटर के बर्तन में मैं आधा लीटर दूध डाला तो आयतन उसका 1 लीटर है, मगर मैंने डाला कितना, आधा लीटर ही डाला। तो वो कितनी जगह, कोई भी द्रव्यमान कोई भी चीज़ है वो कितना आयतन घेर रही है ना, क्योंकि आयतन तो ज़्यादा है मगर वो द्रव्यमान तो ना पूरा घेर लेगी, और पूरा घेरे तो घेर लेगी, बाकी चीज़ तो फैलेगी। तो घनत्व होता है कोई भी द्रव्यमान कितना आयतन घेरता है उसे ही घनत्व कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर, क्योंकि द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम में, और आयतन सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा ध्यान रखेंगे आयतन सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला है आपका रिलेटिव डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी यानी कि अपेक्षित घनत्व। अभी हमने पढ़ा घनत्व, अब पढ़ेंगे अपेक्षित घनत्व। तो किसी भी वस्तु का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व ही अपेक्षित घनत्व कहलाता है। इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। तो अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। आपसे पूछेंगे बताइए अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है, ग्राम, किलोग्राम, सेंटीमीटर या कोई नहीं, आप क्या टिक करोगे, कोई भी नहीं होता है। हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर या टोंग टेस्टर। तो टोंग टेस्टर का इस्तेमाल कब करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, देखिए इसमें एक लकड़ी के दस्ते पर 2 निकीली लोह छड़ें तथा एक वोल्टमीटर छड़ होती है। छड़ी के ऊपरी सिरे को वोल्टमीटर से कनेक्ट करते हैं, जो ऊपरी सिरा है उसको वोल्टमीटर से कनेक्ट करते हैं, और छड़ों के मध्य में लोड रेजिस्टेंस या फिर एक इंडिकेटर लैंप लगा रहता है। अभी लैंप क्या करता है, देखिए छड़ों को इतनी दूर रखा जाता है वे लेड एसिड बैटरी के एक सेल के संयोजकों के ट्यूब ऊपर हो। ये आपका क्या है, टोंग टेस्टर है या फिर आप सेल टेस्टर भी कह सकते हो। ये आपकी बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। देखिए बीच में हमने क्या करा, एक वोल्टमीटर लगा दिया और बीच में शंट लगा, यानी कि दोनों आपस में शॉर्ट हो रखे हैं।
जब इस टेस्टर की छड़ों को लेड एसिड सेल के संयोजकों पर दाब के साथ, है ना, प्रेशर के साथ अपन को दबाना है। देखिए ये दोनों ऊपर है तो इनको अपन क्या करेंगे, दबा देंगे, ठीक है, दोनों तरफ से दबाएंगे तो लो रेजिस्टेंस में से उच्च मान की विद्युत धारा, ठीक है, उच्च मान की विद्युत धारा प्रवाहित होगी और यंत्र का वोल्टमीटर वोल्टेज दर्शा देगा। अब यह वोल्टेज सेल की चार्जिंग अवस्था भी दर्शाएगा। यदि वोल्टेज का मान तीव्रता से घटने लगता है या 2 वोल्ट से भी नीचे आ जाता है तो इसका अर्थ है कि बैटरी बहुत कम चार्ज है। और यदि गैस से कोई बुलबुले नहीं निकलते तो इसका अर्थ है कि सेल पूर्णतः डिस्चार्ज हो चुका है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसे दोबारा चार्जिंग करेंगे। तो बैटरी की तीनों प्रकार की जांच विधियों में हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर विधि अधिक विश्वसनीय है। सबसे ज़्यादा हम क्या करेंगे, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टोंग टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन, जब दो अलग अलग धातुएं विद्युत या भौतिक रूप से संपर्क में आती हैं, है ना, दो अलग अलग धातुएं संपर्क में आएगी तो उनके मध्य क्या होगा, देखो एक कैथोड है, एक आपका कैथोड है, एक एनोड है, ठीक है। अब अगर ये दोनों आपस में टच में आ जाएंगी तो क्या होगा, इससे कोरोजन होगा या गैल्वेनिक जंग उत्पन्न होगी। सो कैथोडिक रक्षण एक ऐसी तकनीक है जो धातुओं की सतह के संक्षारण को नियंत्रित, यानी कि जो धातु होता है वो किसी तरह से संक्षारित नहीं होता, उसमें जंग नहीं लगती। सो कैथोडिक रक्षण प्राय संक्षारण नियंत्रण का एक वैद्युतिक रासायनिक माध्यम है जिसमें ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया सेल के एनोड पर होती है। तो ऑक्सीकरण कहाँ होगी, सेल के एनोड पर, एवं संक्षारण सेल के कैथोड पर शमन या समाप्त किया जाता है। सो एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और ये जो कोरोजन यानी कि संक्षारण होता है इसे कैथोड पर जाकर समाप्त कर दिया जाएगा। ये होता है आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन। ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, आपसे पूछा जाएगा बताइए कैथोडिक प्रोटेक्शन कहाँ और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बैटरी में जंग से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कैथोडिक रक्षण का मौलिक सिद्धांत ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग अब आ जाएंगे सीधा बैटरी का मेंटेनेंस किस प्रकार से करेंगे। देखिए अगर नई बैटरी है तो उसे अधिक से अधिक काम में लो। बैटरी को एक अल्पतम वोल्टेज के पश्चात ही, ठीक है, जब एक नॉर्मल 2 वोल्ट से कम हो जाए तभी चार्ज करना चाहिए, अन्यथा चार्ज नहीं करना चाहिए। सप्ताह में एक बार आपकी चार्ज पर ये बैटरी आप उसे काम नहीं ले रहे हो तो सप्ताह में कम से कम एक बार डिस्चार्ज करनी चाहिए। बैटरी की प्लेट है पूरी तरह इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हो, अगर नहीं डूबी हो तो बार बार उसमें आसुत जल डालना चाहिए। बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व कम से कम 1.18 तक होना चाहिए और अगर वो नहीं है तो आप उसे दोबारा से चार्ज करिए या फिर आप उसे दिखाइए। बैटरी संयोजकों को समय समय पर गर्म पानी में, जो बैटरी के कॉन्टैक्ट हैं टर्मिनलों पर प्लग निकले हुए हैं उनको समय समय पर गीले कपड़े से साफ करना चाहिए या फिर ग्रीस का पतला लेप लगाना चाहिए। बैटरी चार्जिंग के समय बैटरी के समस्त वेंट प्लग खोलकर अलग रख देने चाहिए जिससे कि चार्जिंग के समय बैटरी से गैस निकलती है वो आसानी से निकल सके। एक डिस्चार्जिंग बैटरी को कभी भी हाई रेट पर डिस्चार्ज टेस्टर से टेस्ट नहीं करना चाहिए। हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का प्रयोग केवल चार्ज बैटरी पर ही करना चाहिए और वो भी 10 सेकंड से भी कम अवधि के लिए। बैटरी को चार्जिंग पर लगाने से पहले और बाद में उसके विद्युत अपघट्य का अपेक्षित घनत्व जांच लें, यानी कि उसका इलेक्ट्रोलाइट है जो, ठीक है, उसकी जांच लें कि वो सही है या नहीं है। टर्मिनल सदैव साफ और उस पर ग्रीस का लेपन कर दें। बैटरी के ऊपर विद्युत अपघट्य छलकाने से, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने मटेरियल अगर वो छलकाओगे तो उससे क्या होगा, संक्षारण होगा यानी कि कोरोजन होगा जिससे कि आपको अमोनिया या सोडा जल से साफ करना चाहिए। बैटरी अनुरक्षण का कार्य को दायित्वपूर्ण ढंग से संपन्न करना चाहिए और इस कार्य का एक रिकॉर्ड बना लेना चाहिए कि आपने कब बैटरी साफ की थी और दोबारा कब करना है। सावधानियां देखिए, पहले ही बता चुका हूँ कि बैटरी चार्जिंग करते समय सुनिश्चित कर लें कि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से तथा नेगेटिव से जुड़ा है। चार्जिंग दर निर्माताओं द्वारा संतुलित मान से अधिक, यानी कि जो चार्जिंग रेट जो उसका प्रोडक्शन किया है वहाँ पे निर्धारित है उसी के अनुसार करना चाहिए। लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय ज्वलनशील गैसें उत्पन्न होती है तो बैटरी को किसी उपयुक्त स्थान पर ही रखें। बैटरी की जब भी आप मरम्मत करें तो चश्मा पहन लें क्योंकि कई बार बैटरी को ओपन करते हैं तो उसमें से मटेरियल बाहर आ जाता है, लुब्रिकेंट। बैटरी चार्जिंग कक्षा में स्वच्छ वायु का निर्बाध आवागमन, जहाँ भी बैटरी चार्ज है आसानी से हवा नेचुरल आनी जानी चाहिए और बैटरी चार्जिंग कक्ष में आग न लग जाए, ठीक है, इसके लिए बीड़ी वगैरह सिगरेट वहाँ नहीं पीनी चाहिए या किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। अभी आपके चैप्टर का सार है, ये चैप्टर का सार आप पढ़ लेंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है, इसी की मदद से आप अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो बैटरी का सार एक बार जरूर पढ़ें। चलिए सो अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, इसके क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, आंसर में PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाके PDF डाउनलोड कर लेना। देखो कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूँ। जल विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित होती है तो धारा से किस प्रकार का प्रभाव, ठीक है, जब भी जल विद्युत अपघटन होता है तो धारा निकलती है तो वो किस प्रकार की धारा होती है, रासायनिक प्रभाव होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है, वोल्टेज, करंट, धारामान या धारा की मात्रा। तो धारा की जितनी मात्रा होगी उतना ही तो इलेक्ट्रोड जमा होगा, है ना।
किसी विद्युतिक रासायनिक तुल्यांक, जो मैंने आपको समझाया था विद्युतिक रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, क्या होता था, प्रति इकाई हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्व का मुक्त हुआ अनुपात। बी ऑप्शन सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखें, वैद्युतिक अपघटन में कैथोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान कितना होता है। जो वैद्युतिक अपघटन होता है उसमें कैथोड पर एक पदार्थ उत्पन्न हो जाता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है। देखिए, धारा के परिमाण और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। सो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन है आपके, लगभग देखिए 83 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 83 ऑप्शनल क्वेश्चन है। अगर सारे आपने ये ऑप्शनल क्वेश्चन कर लिए तो गारंटी से कहता हूँ आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखिए। दूसरी बात सभी लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है वीडियो में, आप लोग अगर फर्स्ट ईयर ITI का कोर्स करना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी लाइव क्लास भी लूँगा, ठीक है। आप लोग अगर कम आओगे तो मैं लाइव क्लासेस नहीं लूँगा, और अगर ज़्यादा संख्या होगी स्टूडेंट की तभी लाइव क्लासेस ली जाएगी। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।